ख्यालात का धारा कुछ और गहराई में चला गया। जहन में ये सोच उभरने लगी, कहीं वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ। ये बात बज़ाहिर नामुमकिन थी, लेकिन ऐसी नामुमकिन भी नहीं थी। जुर्म सजा की दुनिया में बहुत कुछ होता है, अनहोनियां होनियां बन जाती हैं। यह हादसा भी दस्ते कातिल का शाखसाना हो सकता था। अचानक मेरी समाज में फरियाल का कहा हुआ एक फिक्रा गूंजने लगा। कल कितनी आसानी और रवानी से उसने एक पेश गोई की थी। उसने कहा था कादर जमान और दीगर चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि ये बेल मुंडे चढ़ेगी। अगर ये छठी हिस्स थी तो हैरतनाक थी। उस खलंडरी लड़की ने ये फहमो फरासत, ये बसीरत कहाँ से पाई थी? उस छोटी सी उम्र में वो सियासत और कानून जैसे बोझल मौज़ूआत पर रानी से बोलती थी और सुनने वाले को कायल कर देती थी। मेरा स्टेशन वैन से निकलना मुनासिब नहीं था, लिहाजा वहीं दुबका बैठा रहा और ख्यालों में गुम रहा। साहिब साहब ने मरहूम अफीसर की आखिरी रसूमात में शिरकत की और थके हारे निढाल रात 11 बजे वापस आए। उनकी आंखें मतोरम और चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। मैं उनके उस मूड को अच्छी तरह पहचानता था। उनके अंदर का सख्त गैर कानून पसंद शख्स बाहर निकल आया था और मुजरिम और जुर्म के खिलाफ ज्वाला मुखी बना हुआ था। मरी तक रास्ते में उन्होंने कोई बात नहीं की थी। बेहद खराब मौसम की वजह से आगे जाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा सनी बैंक के ही एक अच्छे होटल में शब गुजारने का फैसला हुआ। होटल के यकबस्ता कमरे की सर्दी में आतिशदान का शोला शमाए का शोला महसूस होता था। नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने जवां मर्ग एसपी को देखा तक नहीं था, ना ही 24 घंटे से पहले मैं उसके मुतल्लिक कुछ जानता था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था कि वो दरिंदा शनासा पिछड़ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो शख्स मेरे जहन में पैदा हुआ, जवान हुआ, अपने मंसूबों और अज़ाइम के साथ मेरी सोचों में दंदनाया था और फिर मर गया था। कैसा मिलना और कैसा बिछड़ना था। आतिशदान के सामने आरामदेह कुर्सी पर बैठे बैठे मैं जिंदगी के तूफानी रवैयों पर गौर करने लगा। अचानक साहिब साहब की भारी आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो बोले, जावेद मरा नहीं, उसे कत्ल किया गया है। मुझे यकीन है कि उसे कत्ल किया गया है। ट्रक ड्राइवर मफरूर है, वो पकड़ा जाए तो अभी उस वक्त मुजरमों को हथकड़ी लग सकती है। मैंने साहिब साहब की तायद की। अब ठीक कह रहे हैं, जिन हालात में ये सानिया हुआ है जहन कोई और बात मानता ही नहीं। वो बोले, जावेद के सामान में से एक अहम ब्रीफकेस भी गायब है। उस ब्रीफकेस में पुलिस ऑपरेशन के हवाले से नहायत अहम कागजात थे। हादसे के बाद यह ब्रीफकेस गाड़ी से निकाला गया है। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए पूछा, आपका क्या ख्याल है, पुलिस की कार्रवाई प्रोग्राम के मुताबिक होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिब साहब मायूसी से बोले, जावेद दुरानी उसी ऑपरेशन का करता धरता था, सब कुछ उसी का अरेंज किया हुआ था। अब बात कम अज कम 2-2.5 माह आगे जा पड़ी है, लेकिन इस दौरान तो मुजरिम अपने दिफा में बहुत कुछ कर चुके होंगे। हो सकता है मंजर से ही गायब हो जाएं। ये खदशात तो अपनी जगह मौजूद हैं। बहरहाल ये बात भी आला अफसरान में तय है कि अब मरहूम के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने आज एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है जो इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करेगी। दूसरे दिन उस होटल से हम चल पड़े। वक्त गुजर रहा। 4 रोज बाद की बात है, मैं लंच के बाद सो रहा था। अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरे सामने फरियाल बैठी थी। ये उसी काटेज का एक कमरा था जहां मैं बर्फाब लाकब से रहाई पाकर फरोकश हुआ था। साथ वाले कमरे में अंजुम मुकीम थी। उसके अलावा एक मुलाजिम और गनमैन भी उस काटेज के मकीनों में शामिल थे। मैं यकीनन फरियाल की आवाज से जागा था। वो बड़े फ्रेश मूड में थी। आज उसने नीली जीन्स पर खुली आस्तीनों वाला सफेद स्वेटर पहन रखा था। ये घनशक्कर लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मुखातब को बुखला कर रख देती थी। बात करते करते अचानक पटड़ी से उतर जाती थी और कोई दूसरा जिक्र छेड़ देती थी। अब भी उसने यही किया। सोफे से उठकर अचानक मेरे करीब आ बैठी, इतना करीब कि उसका गुदास कंधा मेरे बाजुओं से छूने लगा। खुशबू के एक झोंके ने मुझे हिसार में ले लिया। उसने मेरा हाथ अपने नर्म हाथों में ले लिया और मुझे असल नाम से मुखातिब करते हुए बाकी से बोली, आप मेरे आइडियल हैं शाहजहां साहब। मैं पहले भी आपको चाहती थी, लेकिन आपसे मिलकर और आपको परख कर ये चाहत और भी शदीद हो गई है। आई लव यू सो मच। उसने अपनी खूबसूरत ठोड़ी मेरे कंधे में धनसा दी थी। उसके रेशमी बालों की आवारा लिटें नहायत बेतकल्फी से मेरे शाने पर इस्तराहत कर रही थी। मैं सुटपटा कर रह गया था। मालूम नहीं ये कैसी बेबाकी थी। उस सारी बेबाकी के बाद अब अगला कदम तो यही था कि वो मुझसे बगल गिर हो जाती। मैंने देखा उसके हाथ में एक छोटा सा एल्बम था। यह एल्बम उसने मेरे हाथ में थमा दिया। देखिए ये किसकी तस्वीरें हैं। मैंने थोड़ा सा पीछे को खिसकते हुए एल्बम खोला। पहली तस्वीर मेरी ही थी। ये कॉलेज के जमाने की थी। उस एल्बम ने उसने मेरी तमाम तस्वीरें शामिल कर रखी थीं और जो बातें वो मुझे बताने आई थी उनका लुब्बे लुआब यही था कि वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अब मेरा अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस तो अब वडेरे पर छापा नहीं मार सकती थी। ये प्रोग्राम 2-2.5 माह आगे चला गया है और अब वो मुझसे ये जानना चाहती थी कि मैं अगला लाहे अमल क्या तैयार करना चाहता हूँ। लेकिन फिल वक्त मैं उसे कोई भी मुस्बत जवाब न दे सका और वह चली गई।
साही साहब उस रोज तो नहीं आए, लेकिन अगले रोज सुबह सवेरे कॉटेज पहुंच गए। उन्होंने वही बातें की जो उससे पहले फरियाल मेरे गोश गुजार कर चुकी थी। वो शगुफ्ता के लिए मेरी ही तरह परेशान नजर आते थे और उसे जल्द से जल्द कादर जुबान के चुंगल से निकालना चाहते थे। फिर एक और बात भी थी, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था और वो अपने तौर पर मुझे शंकर शिकरा के मुकाबले लाने का इरादा कर चुके थे, तो उसके लिए भी मेरे पांव से शगुफ्ता की जंजीर तोड़ना जरूरी था। ये तो हो ही नहीं सकता था कि मेरी जवान बहन भी जागीरदार की दस्तरस में रहे और मैं शंकर शिकरा से दो दो हाथ भी करता रहूं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं, मुझे 2% उम्मीद भी नहीं थी कि बातचीत की सूरत में मेरी बहन का कोई भला होगा। कादर जमान मुश्तिल होकर कोई भी इकदाम कर सकता था। शगुफ्ता की हैसियत उस मनहूस हवेली में वही थी जो दरिंदों से भरे हुए जंगल में एक तनहा हिरनी की होती है। जंगल के बादशाह की हवसनाक निगाह हर घड़ी उस पर मरकूज थी। वो जब चाहे उसे डुबो सकता था, उसे जिंदगी के बदतरीन अजाबों से दो चार कर सकता था, उसकी शाहरग को भंभोड़ सकता था, खून का आखिरी कतरा तक अपने जहन्मी पेट में उतार सकता था। मैं उस मासूम जिंदगी के लिए कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। लिहाजा नहायत आजिज़ी के साथ मैंने साहिब साहब की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया और उनसे कहा कि फिलहाल वो इस मामले को जूं का तूं रहने दें। साहिब साहब ने बड़े खुले जहन से मेरी गुजारिशात को सुना और वादा किया कि वो मेरे मशवरे के बगैर वो इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाएंगे। साहिब साहब ने मुझे बताया कि कल अलल सुबह वो बरास्ता सड़क लाहौर रवाना हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे और अंजुम को उसी बंद स्टेशन वैन में ले जाया जाएगा। लाहौर में हमारी रहाइश का बंदोबस्त भी हो चुका था। अगले रोज हम सुबह 9 बजे निकले थे। हमें नतिया गली से रवाना होना था, लेकिन ऐन वक्त पर स्टेशन वैन खराब हो गई। हमने 1.5-2 घंटे उसके ठीक होने का इंतजार किया। आखिर साहिब साहब को फोन किया गया, वो अभी नतिया गली ही में थे। उन्होंने कहा कि हम फ्लाइंग कोच के जरिए लाहौर चले जाएं। ये कोच 12 बजे चले, बरास्ता एबटाबाद लाहौर रवाना होगी। पिंडी तक तो हमारा सफर बिल्कुल खैरियत से गुजरा, लेकिन पिंडी से चंद ओबाश नौजवान कोच में सवार हुए और पिछली सीटों पर बैठकर हल्ला गुल्ला करने लगे। उनकी तादाद 5 थी। चरमी जैकटें, कार्डराय की पतलूने और पाँव में अजीब अजीब किस्म के चौकर्स। ये सब खाते पीते घरानों के बिगड़े हुए शहजादे थे। लोफर इंडियन गाने अलापते और एक दूसरे को फाहिश मजाक करने के सिवा उन्हें और कोई काम नहीं था। बात यही तक रहती तो भी गवारा की जा सकती थी, लेकिन वह उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने इशारों कनायों में अंजुम को छेड़ना शुरू कर दिया। उसकी गुलाबी चादर पर तबसरा किया, उसके घूंघट को तनकीद का निशाना बनाया, फिर उसके बैठने के अंदाज पर गुफ्तगू करने लगे। मैं ये सब कुछ सुनता रहा। मुझे मालूम था कि अगर मैंने जुबान खोली तो ख्वाब बात बढ़ जाएगी। दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि ये इंडियन फिल्मों के मसनूई हीरो किसी अगले स्टॉप पर कोच से उतर जाएं, लेकिन ना तो वो उतरे और ना ही अपने हरकत से बाज आए। मजबूरन मुझे जुबान खोलना पड़ी। कोच में मौजूद 2-3 मुअम्मर अफराद ने भी मेरा साथ दिया और उन लोगों को समझाया कि वो इंसानों की तरह सफर करें। उन्होंने मुश्किल 10-15 मिनट शराफत से काटे और एक बार फिर उन्हीं हरकतों पर उतर आए। उनमें से 2 लड़के तो खास तौर पर बहुत खतरनाक और छटे हुए बदमाश लगते थे। मैंने उनमें से एक लड़के की बात पर गौर किया तो तन बदन में आग लग गई। वो अपने साथ बैठे हुए एक मुसाफिर से कह रहा था, चौधरी जी आप क्यों परेशान होते हैं, ये उस बाजार का माल है, नहीं तो पूछ कर देख लें। एक दूसरा नौजवान बोला, पूछने की क्या जरूरत है, सूंघ कर देख लें, असल चौबारों वाली महक है। सबसे पिछली नशिस्त पर बैठे हुए 2 लड़के खिड़की पर तबला बजा बजा कर गाने लगे। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। अंजुम का बुरा हाल था। मेरे पहलू में बैठी हुई वो बुरी तरह लरज रही थी। उसका लरजना और डरना समझ में आता था। वो जानती थी कि उस पर लगाया जाने वाला इल्जाम दुरुस्त है। उन ओबाश नौजवानों में से यकीनन कोई उससे बाजार हुस्न में देख चुका था। जैसे तैसे हमने गुजर खान तक का सफर काटा। यहाँ फ्लाइंग कोच एक रेस्टोरेंट पर रुकी। मुसाफिर चाय वगैरह पीने के लिए रेस्टोरेंट में आ गए। मैं और अंजुम भी एक मेज पर जा बैठे। अंजुम सरगोशी में बोली, मेरा ख्याल है काढ़ी बदल लें, यहीं से कोई दूसरी कोच में बैठ जाएंगे। मैं खुद भी नहीं चाहता था कि कोई बदमज़गी पैदा हो। कोच बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। हमारे पास कौन सा सामान था। मैंने जाकर कंडक्टर से कह दिया कि मेरी अजीजा की तबीयत खराब है, लिहाजा हम आगे नहीं जाएंगे। नो ओवर कंडक्टर सारी बात समझ रहा था। उसने होंठों पर मुस्कुराहट दबाकर इकरार में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। अंजुम बाथरूम की तरफ चली गई। मैं वापस आकर मेज पर बैठ गया। मुशरंडों की टोली चंद गज दूर एक दूसरी मेज के गिर्द बैठी हुई थी। मालूम नहीं उन्होंने नशा किया हुआ था या क्या बात थी कि मुसलसल बोल रहे थे और होटिंग कर रहे थे। अंजुम बाथरूम से निकलकर मेरी मेज की तरफ आई तो वो कोर्स में गाने लगे, तोबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। अंजुम अब रो देने के करीब भी थी, बात थी भी रोने वाली। फ्लाइंग कोच रवाना हो चुकी थी और ये मुशरंडे हमारे साथ रेस्टोरेंट में रह गए थे। अब उस अमर में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि यह बात बढ़कर रहेगी। मैंने रेस्टोरेंट में निगाह दौड़ाई। हाल कमरे में चंद मुलाजमीन के अलावा 2-3 गाहक भी थे। उनके अलावा काउंटर के पीछे एक मैनेजर नुमा शख्स था और एक बावर्दी कांस्टेबल दरवाजे के पास खड़ा दांतों में खलाल कर रहा था।
उनमें मुझे एक भी ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो आगे बढ़कर मेरी मदद कर सके। वो सभी सूरत हाल से आगाह थे, लेकिन अपनी अपनी पुस्तली के कौल में छुपे हुए थे। यहाँ तक कि कांस्टेबल भी नजर चुरा के खिसकने की फिक्र में था। यह मंजर मेरे लिए नया नहीं था। मैंने ऐसे बहुत से मनाजर देखे हैं जब किसी तन्हा मजलूम को जालिमों के चुंगल में देखकर शुरफा के मोहल्लों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं और दुकानों के शटर गिराए जाते हैं। मुश्तंडों की टोली का सरगना एक लहीम शहीम नौजवान था, किसी आला अफसर का नुतफा दिखाई देता था। वो मुझसे डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, यारो इस बंदे के सर को गर्मी चढ़ रही है, कहीं उठाकर कुछ दे ही न मारे। आखिर भाई है इसकी बहन पर, मेरा मतलब है इसकी दुम पर पांव रखोगे तो काटेगा नहीं। एक को जकनुमा लड़का बोला, शोरबा पीने वाले भाई काटते नहीं है, मुझे तो लगता है फंसा हुआ है बेचारा, तीरे नजर का शिकार है, मजबूर है, उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकता। वो सब गिदड़ों की तरह हम आवाज होकर चिल्लाने लगे, मजबूर है उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकता, मजबूर है उफ अल्लाह। मेरे रग पट्टे अकड़ते जा रहे थे, उंगलियों में दौड़ती हुई हरारत शोला बनने वाली थी। अंजुम ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए अपने लर्जा हाथ से मेरी कोहनी थाम ली। दफा करें, वो खौफजदा अंदाज में बोली, खुद ही भौंक कर चले जाएंगे। लेकिन मैं जानता था ये बीमारी बगैर इलाज के टलने वाली नहीं। मैं अंजुम से बाजू छुड़ाकर खड़ा हो गया। वो तादाद में 5 थे और उनमें से 2-3 तो खासे फाइटर किस्म के कुंडे थे। बहुत दिनों बाद ऐसी खालस फिल्मी सिचुएशन से पाला पड़ा था। फिल्मों में और ड्रामों में तो लड़ाइयां आपने अक्सर देखी होंगी, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और कुश्ती वगैरह के हकीकी मुकाबले भी मुलाहिजा की होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि स्ट्रीट फाइट एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। ये एक ऐसा फन है जिसका ताल्लुक तरबियत से कम और दिलो दिमाग से ज्यादा है। एन मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा बॉक्सर या कराटे मैन, कौमी चैंपियन स्ट्रीट फाइट में बुरी तरह पिट जाए और मदकूक सा लड़का अपने हरीफों को लोलहान कर डाले। मैं बहुत गौर खोज के बाद उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि स्ट्रीट फाइट का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के अंदर भड़कने वाली आग से होता है। ये आग जितनी तेज होगी स्ट्रीट फाइटर उतना ही कामयाब होगा। मैं अपनी जुबान से अपनी तारीफ करना नहीं चाहता और ना ही किसी खुशहामी में शिकार हूं, लेकिन यह हकीकत है कि स्ट्रीट फाइट में मैंने बड़े बड़े जगादड़ियों को नीचा दिखाया है और उनकी जुबान से अपने लिए उस्ताद जहानी के लफ्ज इस्तेमाल होते सुने हैं। मजे की बात यह है कि मुझे उस्ताद कहने वालों में जहां मेरे हम उम्र नौजवान थे, वहां घा किस्म के जहादीदा अफराद भी थे। उनमें से एक शख्स कालू जानी का जिक्र मैं शुरू में कर चुका हूं। बात दूसरी जानब निकल रही है। मैं जिक्र कर रहा था गोजर खान के लवे सड़क रेस्टोरेंट का और 5 अदद लोफरों का। मुझे अपने सामने खड़ा पाकर वो भी उठ खड़े हुए। उनके खड़े होने का अंदाज बहुत ढीला ढाला और ताहते दिलाने वाला था। उनके लहीम चेम सरगना के मुंह में च्युइंगम या इलायची वगैरह थी और जबड़ा मशीन की तरह चल रहा था। क्या बात है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। फिलहाल तो कोई नहीं, वो इत्मीनान से बोला। अगर बनाओगे तो बन जाएगी, लड़ना है? मैंने पूछा। वो मेरे अंदाज पर जरा सा गिड़बड़ाया, फिर फौरन ही उसके सुर्ख सफेद चेहरे पर खून की जोरिश बढ़ गई। खतरनाक लहजे में बोला, हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं जारा साहब? मैंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें पैदा करने की गलती कर सकती है तो तुम भी ऐसी गलती कर सकती हो। ये फिक्रा उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो खौफनाक अंदाज में मुझ पर झपटा। दाया मुक्का बेपनाह कुव्वत से उसने मेरे चेहरे पर रसीद करना चाहा, लेकिन उसके सामने कोई आम शख्स नहीं था, उस्ताद जहानी था और उस्ताद जहानी पर वार करना इतना सहल नहीं था। मैंने तेजी से ये मुक्का बचाया। यूं ही वो अपने दौर में तिरछा हुआ। मेरी भरपूर टांग उसकी पसलियों पर पड़ी। वो उछलकर कुर्सियों पर गिरा और लुढ़क कर काउंटर से टकराया। अंजुम की चीख मेरे कानों में गूंजी। मैंने मैनेजर का धुआं धुआं चेहरा देखा। वो सख्त की हालत में खड़ा था। 2 लड़के अकब से बड़े और एक साथ मुझसे लिपट गए। मैं उस इकदाम के लिए पहले से तैयार था। मैंने पहले आगे को जोर लगाकर उनका तवाजुन खराब किया और फिर तेजी से उल्टे पांव पीछे हटा और उन दोनों को दीवार से टकरा दिया। एक के सर पर नहायत शदीद चोट आई और उसने पहली फुर्सत में मेरी कमर छोड़ दी। दूसरे की गिरफ्त भी ढीली पड़ चुकी थी। मैंने उसकी रानों में घुटना रसीद किया और एक तूफानी मुक्के से उसे कई फुट दूर फेंक दिया। सरगना पहली जर्ब से संभल कर खड़ा हो चुका था। उसने एक भारी भरकम कुर्सी उठाई और चंद कदम भागकर पूरी कुव्वत से मुझ पर दे मारी। मैंने तेजी से झुकाई देकर खुद को बचाया। कुर्सी मेरे ऊपर से उड़ती हुई अकब में अंजुम को लगी। वो चीख कर एक बड़े गुलदान पर गिरी और उसे तोड़ती हुई फर्श पर ढेर होगी। उस मंजर ने मेरे जहन में चिंगारियां भर दी। यूं ही सरगना मेरे करीब पहुंचा। मैंने एक खौफनाक टक्कर उसके नाक पर रसीद कर दी। वो तड़प कर मेज पर गिरा और लोटपोट होने लगा। उस टक्कर ने मेरे हरीफ में दहशत दौड़ा दी थी। नतीजा ये हुआ कि जब गोचिक नुमा शख्स ने मुझ पर जवाबी वार किया तो उसमें भुगलाट का अंसर नुमाया था। उसने कुर्सी के टूटे हुए हत्थे से मेरे सर को निशाना बनाना चाहा था, लेकिन यह हत्था उसके साथी की छाती पर लगा। कोचिक नुमा शख्स अपने तवाजुन खो चुका था। मैंने उसे एक लम्हे से फायदा उठाते हुए उसकी रानों में हाथ डाल दिया। दूसरा हाथ उसके गिरेबान में डाला और फूल की तरह मेरे हाथों में उठता चला गया।
जैसा कि मैं बता चुका हूं, ये सारा तवाजुन और टाइमिंग का खेल होता है। मैंने कोचिक नुमा शख्स को घुमाकर पुख्ता फर्श पर थे मारा और फिर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। अब मैंने देखा कि एक और शख्स भी मेरी तरफ से उस लड़ाई में शरीक हो गया है। यह वही कांस्टेबल था जो थोड़ी देर पहले भीगी बिल्ली बना खिसकने के चक्कर में था। उसने मेरे 5 हरीफों में से सबसे माठे हरीफ को छाप लिया था और अब वो दोनों फर्श पर गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। मेरे सामने अब सिर्फ 2 गुंडे थे। अंजुम की कराहों ने मेरे सर में अंगारे दहका रखे थे। मैंने उन बिगड़े हुए रईसजादों को 30 सेकंड के अंदर अंदर रुई की तरह धुन दिया। इंग्लिश मीडियम गालियां देखते ही देखते चीखों पुकार में बदल गईं। जैकेटें फट गईं, पतलूनें उजड़ गईं और चेहरे लहूलुहान हो गए। सरगना और उसके 2 साथी हाल से भाग चुके थे। अंदाज ऐसा ही था जैसे हाकियां डंडे और असला वगैरह लेने गए हों, लेकिन मैं जानता था हफ्ता भर भी इंतजार करूंगा तो वो नहीं लौटेंगे। बाकी जो 2 रह गए थे उनमें से एक तो बिल्कुल बेहोश पड़ा था, दूसरे की कलाई टूट गई थी और वो फर्श पर बैठा मुझसे रहम की भीख मांग रहा था। मैं उसे मुर्गा भी बना देता तो उसे कोई एतराज न होता। कांस्टेबल का नाम तुफैल मोहम्मद था। वो मेरी हमायत में बड़ा सरगर्म नजर आ रहा था। कहने लगा, बादशाहो, मैं थाने इतला देता हूँ। इन सब पर दफा 320 न लगाऊं तो नाम नहीं। अब बिल्कुल बेफिक्र रहें जी, सारा मामला मैं खुद संभाल लूंगा। हर जाना मर जाना सब कुछ यही देंगे। दुआई खुदा की हमारे थाने में ऐसी दीदा दिलेरी, ये तो अपनी नस्लों को भी नसीहत करेंगे कि गुजर खान के तूद में कोई भी जुर्म न करना। मैंने अंजुम को संभाला, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब हम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाते बेहतर था। मैंने अंजुम के कान में सरगोशी की कि हम अस्पताल के बहाने यहाँ से निकलेंगे, तुम अपनी आंखें बंद रखो। वो मेरी बात समझ गई, यूं जाहिर करने लगी कि नीम बेहोश है। तुफैल मोहम्मद ने उसकी गुलाबी चादर उठाकर सर पर डाली। मैंने उसका मुंह सर चादर में लपेटा। वो मुसलसल करा रही थी। अब रेस्टोरेंट में खासा मजमा लग चुका था। एक अधेड़ उम्र शख्स बोला, अगर इन्हें अस्पताल ले जाना है तो कार हाजिर है। ये पेशकश हमारी जरूरत के अहम मुताबिक थी। मैंने अंजुम को बाजू में उठाया और बाहर खड़ी टोयोटा करोला में ले आया। उसे पिछली नशिस्त पर लिटाकर मैंने सर अपनी गोद में रख लिया। उसकी कोहनी पर गहरी खराश आई थी और खून रिस रहा था। मैंने वहां अपना रुमाल बांध दिया। गाड़ी हमें लेकर जीटी रोड पर आई और तेजी से जुनूब की समत बढ़ने लगी। हम अस्पताल जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। रास्ते में एक बस अड्डे के करीब मुझे काफी तादाद में टैक्सियां खड़ी नजर आईं। मैंने कार वाले को रुकने को कहा। अंजुम भी अब उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने खैर ख्वाह को समझाया कि मेरी साथी को होश आ गया है और मैं अस्पताल जाकर ख्वाह मुख्वाह मामले को तूल देना नहीं चाहता। वो मेरी बात समझ गया। तहम अंजुम की इतनी जल्दी होश में आ जाने पर वो हैरान भी था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अंजुम को लेकर टैक्सी स्टैंड पर आ गया। एक अच्छी हालत की टैक्सी का ड्राइवर हमें 300 रुपए में लाहौर लाने पर रजामंद हो गया। हमने पिछली नशिस्त संभाली और लाहौर रवाना हो गए। अंजुम खासी मगमूम और आसान नजर आ रही थी। रेस्टोरेंट के वाकयात को 2 घंटे गुजरने के बावजूद उसके जिस्म की लर्जिश बरकरार थी। उसके अलावा वो तकलीफ भी महसूस कर रही थी। कुर्सी लगने और गिरने से उसकी टांग पर चोट आई थी और पिंडली का दर्द फिर जाग उठा था। गोजरावाला तक तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त किए बैठी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके होंठों से कराहें निकलने लगी। मैंने कामों की कि एक मेडिकल स्टोर से पेन किलर लेकर उसे खिलाई, ताहम अफाका नहीं हुआ। लाहौर पहुंचते पहुंचते वो दर्द से तड़पने लगी। लाहौर में हमारी रहाइश का इंतजाम शादमान कॉलोनी के एक मुख्तसर लेकिन साफ सुथरे मकान में किया गया था। साहिब साहब का एक बाइतमाद घरेलू मुलाजिम यहाँ पहले से मौजूद था। स्टेशन वैन के ड्राइवर निसार अली को भी हमारे साथ ही रहना था। मेरा ख्याल था कि आराम करने और दवा खाने से अंजुम की तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन सूरत हाल बिगड़ती गई। रात 9 बजे तक वो दर्द से बेहाल हो गई। अजीब सा केस था। उसका जख्म ऊपर से बंद हो चुका था। पिंडली करीबन साफ शफाफ नजर आती थी, लेकिन जब दर्द उठता था तो पूरी टांग फूड़ा बन जाती थी। ये मेरा ही लगाया हुआ जख्म था। जब वो दर्द से तड़पती थी, गैर शऊरी तौर पर मैं खुद को मुजरिम समझने लगता था। वो मेरे पास दफ्तर की अमानत थी। उसकी हिफाजत और देखभाल हर तरह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं सख्त परेशानी के आलम में था। जब कोठी के गेट पर कार का हायरन सुनाई दिया, मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो फरियाल है। वो अपने अहले खाना के साथ कार में लाहौर पहुंची थी और शायद पहुंचती ही मेरी तरफ चली आई थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जरा देर बाद वो अपने जॉगिंग शूज पर बेआवाज चलती अंदर आ गई। हेलो, वो बड़ी अदा से मुस्कुराई। मैंने कहा, फरियाल तुम बार बार गलती कर रही हो। साहिब साहब मुझे खुद से दूर रखना चाहते हैं। आप बेफिक्र रहें शाहजहां साहब। वो बोली, मैं बेहद एहतियात से आपके पास आई हूँ। कोई मेरा पीछा करते हुए आप तक पहुंच जाए तो अपने हाथों से सर काट कर आपके कदमों में रख दूंगी। फिर उसकी नजर अंजुम पर पड़ी और वह चौंक गई। जल्दी से उसके सराहने पहुंची। ये क्या हुआ इन्हें? शदीद दर्द हो रहा है। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। हाय अल्लाह, वो बेकरार होगी। बैठकर उसने अंजुम का चेहरा अपनी गोद में रख लिया और तसल्ली देने लगी। कुछ देर बाद बोली, शाहजहां साहब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। यही तो मसला है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। आप यूं कहें कि हम हर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। जिस डॉक्टर के पास मैं आपको ले जाऊंगी वहां जाने में कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। आप मुझ पर एतमाद करें शाहजहां साहब। वो अजीब संजीदगी से बोली, मेरी जात से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेहतर है कि साहिब साहब से मशवरा कर लें।
इस वक्त आप मुझे ही साहिब साहब समझ लें। वो तेजी से बोली, फिर खिड़की खोलकर ड्राइवर को आवाज देने लगी। थोड़ी देर बाद हम अंजुम को सुजुकी वैन में डाले गुलबर्ग की तरफ जा रहे थे। अंजुम दर्द से बेहोश होने वाली थी। फरियाल ने उसका सर गोद में रखा हुआ था और मुसलसल दिलासे दे रही थी। 20 मिनट बाद हमें क्लिनिक के सामने रुके। अंजुम ने सर पर चादर डालकर घूंघट सा निकाल लिया। वह व्हील चेयर पर बिठाकर उसे क्लिनिक में पहुंचाया गया। ये एक लेडी डॉक्टर थी, सिर्फ खवातीन का मुआयना करती थी। मैं बाहर मैदाने में बैठ गया और फरियाल अंजुम को लेकर खवातीन वाले हिस्से में चली गई। लगता था क्लिनिक में उसकी काफी जान पहचान है। जल्दी अंजुम को अंदर बुला लिया गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों फारिग हो गई। अंजुम अपने पांव पर चल कर आ रही थी। चेहरे की गुलाबी रंगत भी काफी हद तक बहाल हो गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। हम वैन में आ बैठे। फरियाल ने बताया कि डॉक्टर ने दवा दी है, नस में इंजेक्शन भी लगाया है। एक्सरे से पता चला है कि अंदर जख्म में पीप बन गई है। ताहम फिक्र की कोई बात नहीं, कल इन्होंने अस्पताल में बुलाया है। मामूली सा ऑपरेशन होगा और जख्म साफ कर दिया जाएगा। अंजुम खुद भी काफी मुतमईन नजर आ रही थी। बोली, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, बहुत हमदर्द और खुश इखलाक। फरियाल ने मुझसे कहा, आप मिलेंगे डॉक्टर से? फिर खुद ही बोली, आए शुक्रिया अदा कराते हैं। मैंने कहा, शुक्रिया अदा करने में तो कोई हर्ज नहीं। वो मुझे साथ लेकर वैन से उतर आई। हम दोबारा क्लिनिक में दाखिल हुए। राहदारी से गुजरकर एक बंद दरवाजे के पीछे बल्कि सामने पहुंचे। खादमा ने फरियाल का पैगाम अंदर पहुंचाया और थोड़ी ही देर बाद खादमा हमें अंदर ले गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरे सामने सफेद बुराक लिबास में गजाला खड़ी थी। मुझे तो ये मालूम था कि गजाला हाल ही में अमेरिका से सर्जरी का कोर्स करके आई है, लेकिन ये पता नहीं था कि वो एक बड़ा क्लिनिक भी चला रही है और मैं जिस मसीहा के पास अंजुम को लाया हूँ वो भी कातले होशो खुर्द गजाला है। उससे मेरी आखिरी मुलाकात 2 हफ्ते पहले लाहौर के एक होटल में हुई थी। मैंने उसके हसीन होठों की होश रुबा इल्तिजाओं को ठुकराया था और उसे अपने करीब से धकेल कर कालीन पर फेंक दिया था। उसके बाद मैं शोला ज्वाला बना होटल से चेकआउट कर गया था और मरी जाकर दम लिया था। अब फिर वही गजाला मेरे रूबरू खड़ी थी। एक नौजवान लेकिन नामवर सर्जन, एक अमेरिका पलट हसीन और ज़हीन दुशीसा। लोग उसके दरवाजे के सामने कितार बनाते थे। उससे मिलने के लिए हफ्तों पहले वक्त लेना पड़ता था और वो मेरे सामने सरतापा ऐसो इंसारी बनी खड़ी थी। मैंने देखा उसके हाथ लरज रहे हैं और होंठ सफेद पड़ रहे हैं। प्लीज बैठिए, वो झुकी झुकी नजरों से बोली। मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम हो, वरना इस क्लिनिक पर थूकना भी गवारा नहीं करता। मेरे होंठों से जहरीली फुनकार निकली। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उसने अपनी अश्क बार निगाहें उठाई। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि आफ्ते जा फरियाल मुझे कमरे में तनहा छोड़कर जा चुकी है और मेरी पुश्त पर दरवाजा बंद है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने बेइंतहा तल्ख लहजे में कहा, तुमने मेरे मरीज को देखा है, ये लो उसका मुआवजा। मैंने जेब से 5 रुपए के 2 नोट निकालकर उसकी वसी मेज पर फेंक दिए। शाहजहान, उसने गिरा कर मेरा बाजू थाम लिया। उसकी फरियादी उंगलियां मेरे गोश्त में पवस्त हो रही थी। मैंने झटक कर बाजू छुड़ाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फर्श को पांव से रोंदता हुआ मैं वैन में पहुंचा तो एहसास हुआ कि मेरे अंदाज ने क्लिनिक में मौजूद मर्दो जन को परेशान कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि फरियाल गजाला के बारे में क्यों कर और कैसे जान सकी है। वैन में फरियाल पहले से मौजूद थी। मेरी इतनी जल्दी लौट आने पर वो मायूस नजर आती थी। मैंने उसे खुशनुमगीन नजरों से घूरा और अंजुम के पास बैठ गया। शायद मैं रास्ता भर किसी से कोई बात न करता, लेकिन वैन के स्टार्ट होते ही मुझे अपनी जुबान खोलनी पड़ी। पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। ये एक निसान सनी थी। उस पर जंग की नंबर प्लेट थी और खिड़कियों पर पर्दे थे। ये गाड़ी मैं कादर जमान की गाड़ियों में देख चुका था। मेरे रगों में खून की गर्दिश तेज होगी। इस गाड़ी में यहाँ कौन आया था? अगर कोई औरत थी तो कौन थी? कहीं उसने अंजुम को देख तो नहीं लिया था? फिर यह भी था कि औरत अकेली नहीं आई होगी, उसके साथ कोई मर्द होगा। वो मर्द मर्दाना इंतजारगाह में मौजूद था। क्या मैं भी पहचाना जा चुका था? ये ख्याल जहर में बुझे तीर की तरह मेरे जहन में पवस्त हो गया। फरियाल और अंजुम हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी। क्या हुआ आपको? अंजुम ने मेरा बाजू हिलाकर पूछा। तुम्हें अंदर हवेली की कोई औरत तो नजर नहीं आई? मैंने पूछा। नहीं। अंजुम ने फौरन जवाब दिया। अगर है भी तो मैंने उसे नहीं देखा। क्यों, क्या बात है? मैंने सामने खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो देखो, ये हवेली की गाड़ी है। अंजुम के चेहरे पर भी तारीख साए लहरा गए। उसे हरासा देकर मुझे अपने हवास पर काबू पाना पड़ा। साथ ही गलती का एहसास भी हुआ कि मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए थी। मैंने गर्दोपेश का जायजा लिया। इत्मीनान की सिर्फ एक ही बात थी कि गर्दोपेश में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर क्लिनिक में हवेली का कोई बंदा मौजूद था और वो हमारी तरफ से मशकूक हो चुका था तो जरूरी था कि वो हमारा पीछा करता, लेकिन ऐसे कोई आसार नजर नहीं आए। मजीद तस्दीक सफर के दौरान की जा सकती थी। मैंने ड्राइवर निसार को गाड़ी बढ़ाने की हिदायत की। नहर की तरफ जाने के बजाय मैंने निसार को जेल रोड पर डाला। फिर लार्नस रोड की करबो चवार में घूम फिर कर इत्मीनान कर लिया कि हमारा ताकुब नहीं किया जा रहा। उसके बाद मैंने निसार को शादमान चलने को कहा। रास्ते में अंजुम और फरियाल सवालिया नजरों से मुझे देखती रहीं। ताहम ड्राइवर की मौजूदगी में वो इस नाजुक मसले को छेड़ने से बाज ही रहीं।
कमरे में पहुंचते फरियाल ने सवालात की बौछार कर दी। उसने इतनी अयारी से सवाल का जाल बिछाया कि मैं उसे गजाला के हवाले से डांटना भूल ही गया। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर निशान सनी की तरफ लग गया था। मैंने फरियाल को साथ वाले कमरे में जाकर कहा, देखो फरियाल, मुझे इस गाड़ी के बारे में मालूमात चाहिए। इसमें कौन यहाँ आया था, किस घर से आया था, क्यों नहीं? वो कम ठोंक कर बोली, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। आप ये बात ना कहते तो आपके ये अल्फाज बचाते। क्या मैं तुम्हारा इंतजार करूं? मैंने पूछा। कितना प्यारा लगता है ये लफ्ज आपके मुंह से। वो इठला कर बोली, कौन सा लफ्ज? इंतजार का। उसके लहजे में शौकी थी। फिर अजीब नजरों से मुझे देखती हुई वो बाहर चली गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जहन पर ख्यालात की योरिश थी। बार बार कुछ सूचने तसव्वुर के पर्दे में ऊपर रही थी। उनमें सबसे नुमाया सूरत शंकर शिकरा की थी। ये सूरत तसव्वुर में उभरती थी तो कानों में धमाके होने लगते थे और फिजा में बारूद की बू महसूस होती थी। कितना गहरा ताल्लुक था नहुसत का उस सूरत से। ये नहज शख्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद था। दूर था या नजदीक, वो इन फिजाओं में सांस ले रहा था। रात 1 बजे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ फरियाल थी। हेलो, उसकी रसीली आवाज उभरी। हाँ, मैं एहसान बोल रहा हूँ। आपके लहजे में इतनी उदासी है कि लगता है 10 गोल से मैच हारे हुए हैं। काम की बात करो फरियाल। आपका काम हो गया? हाँ कहो। गाड़ी में तरन्नुम नाम की साहिबा झंग से आई थी। उनके साथ एक गनमैन और एक ड्राइवर था। जिस वक्त हम क्लिनिक पहुंचे, गनमैन किसी काम से गया हुआ था। ड्राइवर का नाम गालबन असद है। तरन्नुम साहिबा का पूरा नाम मिसेस तरन्नुम जमान है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। फरियाल की इतलात सनसनीखेज थी, खास तौर पर आखिरी फिक्रा। उसने खातून का नाम तरन्नुम जमान बताया था, यानी वो कादर जुमान की बीवी थी। मेरी इतला के मुताबिक कादर जुमान की बीवियां बहुत थीं। उनमें से कुछ हयात थीं और कुछ दागे मफारकत दे गई थीं। अब मालूम नहीं जिंदा शुरकाए हयात में से वो कौन सी शरीक हयात थी। फरियाल की इतला में तसल्ली का पहलू ये था कि जिस वक्त हम क्लिनिक पहुंचे सिर्फ उस वक्त ड्राइवर वहां मौजूद था और वो भी कहीं जरूरी किसी काम से गया हुआ था। वो रात मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते गुजारी और अगले रोज फरियाल को फोन पर साफ बता दिया कि वह आइंदा इस किस्म की ओछी हरकत ना करे। वो जिस औरत के पास मुझे लेकर गई थी उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह है न आंख में। मैंने उसे ये भी बता दिया कि अंजुम के ऑपरेशन के लिए वो कोई और डॉक्टर तलाश करे और अगर नहीं कर सकती तो मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। फरियाल ने मेरे तल्ख तुर्श लहजे को बड़े अल्लड़पन से सहा और अपने शबनमी लहजे में मेरे शोलों पर चींटे देने की कोशिश की। उसने मुझसे वादा किया कि वो अंजुम के ऑपरेशन के लिए किसी दूसरे डॉक्टर को अरेंज करती है। अगले रोज शाम तक उसने तमाम इंतजाम कर लिए। एक काबिल भरोसा डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में अंजुम की पेंटली का छोटा सा ऑपरेशन हुआ और जरूरी ट्रीटमेंट के बाद वो 10-12 घंटों में घर वापस आ गई। अंजुम के कामयाब ऑपरेशन ने मेरे जहन से एक भारी बोझ उतार दिया था। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। कई रोज के बाद पहली मर्तबा मैंने शेव बनाई, गुस्ल किया और लिबास बदला। मौसम भी खुशगवार था। 2 रोज बूंदाबांदी के बाद धूप निकली हुई थी और कोठी के छोटे से लान में सदाबहार फूल महक रहे थे। जी चाहा अपने हालात से तमाम ज़हनी राब्ते मुनक़ता करके इस माहौल में गुम हो जाऊं। थोड़ी देर के लिए ही सही, बादे मसमूम के बजाय ताज़ा हवा को सीने में उतार दूं। तसव्वुर में रक्सा खूनी भूतों के बजाय हकीकी मनाजर निगाह में रखूं। मैंने कमरे से बाहर लान में कुर्सी डालकर उन ख्यालात को अमली जामा पहनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। फिजा में बददस्तूर जहरीली हवा की आमेज़ सही, महकते फूलों पर बदनुमा साए रक्सा रहे। मैंने आंखें बंद कर लीं और दर्द की लय मद्दम करने की कोशिश करने लगा। मैंने उस घर का तस्वुर किया जहां मैं और शुफ्ता फूलों के दरमियान फूलों की तरह मुस्कुराते थे। हमें सरसब्ज लान पर दौड़ाने के लिए मजबूत बाहें सहारा देती थी। हमारे टिमटिमाते रुखसारों पर माँ बाप के बोझ से सितारों की तरह चमकते थे। सुबह शाम कितने हसीन हुआ करते थे। मैं अपने तस्वुर को धकेल धकाल कर उस दुनिया में ले गया। ख्वाबों के झूले में झूलने लगा और नीलगूं फिजा में उड़ने लगा। यका कदमों की चाप ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा टेनिस शूज में बिल्ली की चाल चलने वाली खूबरूब फरियाल सामने खड़ी थी। उसके रुखसार सुनहरी धूप में टिमटिमा रहे थे। हेलो, वो अजीब से लहजे में बोली। हेलो, मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा कर जवाब दिया। बैठो। वो बोली, अकेले कैसे बैठूं? मेरे साथ कोई और भी है। कौन है? डॉक्टर गजाला। उसने मेरी समात में धमाका किया। मैं कुर्सी पर तन कर बैठ गया। गजब की एक लहर सीने से बुलंद हुई और कनफटियां चल उठी। मगुर्राया फरियाल, मैंने तुमसे कहा था कि अब उस औरत का जिक्र मेरे सामने न करना। तुम इसे यहाँ इस 4 दीवारी में ले आई हो। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारे पापा की दी हुई ये पनागाह अब छोड़नी पड़ेगी। मैं भी फोन करता हूँ साहिब साहब को। उससे मैं खोलता हुआ मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे लपक कर मेरा बाजू थाम लिया। अरे बाबा, ये गजब ना करें, पहले देख तो लें डॉक्टर गजाला यहाँ क्यों आई है और उनके साथ कौन है। मुझे मुतहैयर छोड़कर उसने दरवाजे की तरफ रुख फेरा और बोली, गजाला बाजी आ जाए। चंद लम्हे के तअक्कुफ से दरवाजे में जुम्बश हुई और गजाला अंदर आ गई। गजाला के साथ एक लड़की भी थी। मैंने लड़की को देखा और सुन रह गया।
यूं लगा एक धमाके से कायनात में अनगिनत फुलझड़ियां छूट गई हैं। हर तरफ रंग ही रंग बिखर रहे थे। यह अंदाजा करना दुश्वार था कि यह हालत ख्वाब है या बेदारी। मेरी आंखों को जोर से झपका। मेरे सामने शिगुफ्ता खड़ी थी, कादर ज़मान की हवेली में फंसी हुई वो वैसी हिरनी जिस पर हजारों शिकारियों की निगाहें थी। वो सब जंजीरों को पिघलाकर और सारे हिसार तोड़कर मेरे सामने खड़ी थी। मैं जैसे हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ा। शिगुफ्ता ने अपने बाजू खोले और हम एक दूसरे में समा गए, एक जान दो बदन की तरह, धूप और खिदमत की तरह, चांदी और ठंडक की तरह, दिन और रोशनी की तरह। वो मेरे सीने में धंस गई और मैं उसके बालों में छुप गया। शुफ्ता, शुफ्ता, मैं उसे बार बार पुकार रहा था। वो मेरी हर पुकार के जवाब में भैया कह रही थी। उसकी आवाज जैसे कहीं बहुत दूर दूर दूर, मुझसे बहुत दूर से आ रही थी। शुफ्ता, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई दुख तो नहीं दिया क्या? बता तो ठीक है ना? मैं बार बार उसका सर चूम रहा था, उसे बाजुओं में भींच रहा था। न जाने कितना वक्त उसी आलम में खुद फरामोशी में गुजरा। मेरे रुखसार अश्कों से तर थे और वो भी रो रही थी। आज करीबन 3.5 बरस बाद मैंने उसे छुआ था, उसकी आवाज़ सुनी थी, और ये वही शुफ्ता थी जिससे चंद घंटे जुदा रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जब हम जीप भर कर एक दूसरे को देख चुके और दिल की भड़ास अश्कों के रास्ते निकाल चुके, तो फरियाल ने शुफ्ता को गजाला के पास बेडरूम में छोड़ा और मुझे लेकर नशिस्त गाह में आ गई। मैं हैरान परेशान उसकी तरफ देख रहा था। अनगिनत सवालात होंठों तक आने के लिए बेताब थे। मैंने फरियाल से कहा, सच बताओ फरियाल, मेरी बहन को कौन लाया है यहाँ? मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे लाने वाली डॉक्टर गजाला है। लेकिन कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? वो ठहरे हुए लहजे में बोली, हाँ करूँगा, बताओ तुम। वो बोली, कल सुबह डॉक्टर गजाला खुद छंग गई थी शुफ्ता बाजी को लाने के लिए। उन्होंने कादर ज़मान से मुलाकात की और उसे मजबूर किया कि वो शुफ्ता बाजी को छोड़ दे। कैसे मजबूर किया? क्या मजबूरी थी उसे? बहुत बड़ी मजबूरी थी। कादर ज़मान का तमाम असर सूख, उसकी सारी दौलत और ताकत उस मजबूरी के सामने ही थी। उसे डॉक्टर गजाला की बात मानना पड़ी और सब कुछ करना पड़ा जो डॉक्टर गजाला ने कहा। मैं तुम्हारी पहलियां समझने से कासिर हूँ फरियाल, मुझे साफ लफ्जों में बताओ, मेरी बहन यहाँ क्यों कर पहुंच सकी है? फरियाल ने परेशानी से बाल पीछे हटाए और संजीदा लहजे में बोली, कादर ज़मान के पास दुनिया की हर नेमत है लेकिन औलाद नहीं है। उसने अपनी बीवी का जदीद तरीन अस्पतालों में इलाज करवाया लेकिन औलाद से महरूम रहा। अब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है और उसके कानों ने पहली बार बाप भरने की खुशखबरी सुनी है। मिस तरन्नुम से उसकी शादी 2 बरस कबल हुई थी। शादी के 3 माह बाद तरन्नुम एक हादसे में जख्मी हुई और उसे शदीद अंदरूनी सरबात पहुंची। वो कई बार डॉक्टर गजाला के जेरे इलाज रही। डॉक्टर गजाला ने उसी वक्त मियाँ बीवी को बता दिया था कि तरन्नुम का अंदरूनी निज़ाम मुतासर हुआ है और अगर वो उम्मीद से हुई तो उसकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। तहम चंद माह बाद वही हुआ जिसका खतरा था। कादर ज़मान की कई बीवियां औलाद की नेमत से महरूम रही थी लेकिन तरन्नुम के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ निकली। शादी के 1.5 बरस बाद वो उम्मीद से हो गई। कादर ज़मान उसे लेकर डॉक्टर गजाला के पास आया तो डॉक्टर गजाला हैरान रह गई। उन्हें सख्त अफसोस हुआ कि मियाँ बीवी ने उनकी एडवाइस को नज़रअंदाज किया है। इस मामले पर बहस के दौरान डॉक्टर गजाला और कादर ज़मान में तल्ख कलामी भी होगी। डॉक्टर गजाला ने मिसेस तरन्नुम ज़मान का केस लेने से साफ इनकार कर दिया। जवाब में कादर ज़मान ने जागीरदाराना लहजे में डॉक्टर गजाला को बुरा भला कहा और खतरनाक नताइज की धमकियां दी। वो मिसेस तरन्नुम को ये कहते हुए क्लिनिक से ले गया कि दुनिया में डॉक्टरों की कमी नहीं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ने एक नई करवट ली। हादसे के बाद मिसेस तरन्नुम काफी अरसे डॉक्टर गजाला के जेर इलाज रही थी। वो डॉक्टर गजाला पर बेपनाह भरोसा करने लगी थी। उसके दिल में यह बात बैठ गई कि अगर डॉक्टर गजाला के अलावा किसी और ने उसका केस किया तो वो जिंदा नहीं बच सकेगी। कादर ज़मान उसे अमेरिका और वियना तक लेकर गया था लेकिन वो इस बात पर मुसर रही कि उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश डॉक्टर गजाला के हाथों हो। आने वाले लम्हात का खौफ उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था और वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। यूं जच्चा और बच्चा की जिंदगी के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा था। मजबूर होकर कादर ज़मान ने एक बार फिर डॉक्टर गजाला के क्लिनिक का रुख किया। पहले दबंग लहजे में बातचीत की, फिर खुशामद और लालच के हथियार आजमा लिए, लेकिन डॉक्टर गजाला टस से मस नहीं हुई। उन्होंने साफ कह दिया कि वो ये केस नहीं करेंगी। अब सूरत हाल ये थी कि पिछले 1 माह से मिसेस तरन्नुम ज़मान लाहौर ही में मुकीम थी और किसी तरह डॉक्टर गजाला का दिल साफ करने की कोशिश कर रही थी। हफ्ते के रोज भी वो अपनी इसी जरूरत के तहत डॉक्टर गजाला के क्लिनिक आई थी। जिस वक्त आपने मुझे उनका पता चलाने के लिए कहा था तो मैं सीधी डॉक्टर गजाला के पास पहुंच गई। अब जनाब ये न पूछिएगा कि मैं डॉक्टर गजाला को कैसे जानती हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ और शायद वो भी जो आप भी नहीं जानते। जी हाँ, डॉक्टर गजाला की और आपकी सारी कहानी मुझे मालूम है। वो आपकी चच्चा ज़ात हैं। आपका बचपन इकट्ठे गुजरा है। मैं जानती हूँ आप बिछड़े कैसे मिले थे और मिलते मिलते कैसे बिछड़ गए हैं। जी हाँ, सब कुछ मालूम है मुझे। वो तस्वीरें जो आपने मेरे एल्बम में देखी थी डॉक्टर गजाला के ही घर से मिली है मुझे। बोलते बोलते वो अचानक चुप हो गई। उसे एहसास हो गया था कि वो मौजू से हट गई है। बाल झटक कर बोली, हाँ
मैं मिसेस तरन्नुम की बात कर रही थी। उस रात में डॉक्टर गजाला के पास पहुंची और झंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ी के बारे में पूछा। डॉक्टर गजाला ने मुझे तरन्नुम के बारे में बताया। उस रात हम दोनों में देर तक गुफ्तगू हुई, बल्कि मैं डॉक्टर गजाला के साथ उनके घर ही चली गई थी। रात 1 बजे जब मैंने आपको फोन किया था तो डॉक्टर गजाला मेरे पास ही खड़ी थी। मैं उन्हें शगुफ्ताबाजी की मुसीबत के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। अगले रोज मुझे बताए बगैर डॉक्टर गजाला खुद झंग पहुंची और कदर जुबान से मुलाकात की। इस मुलाकात का इल्म मिसेस तरन्नुम को भी नहीं है। वो झंग से शाम को वापस आई और कल सुबह सवेरे फिर चली गई। कादर जमान से उनकी तफसीली बातचीत हुई। इस मरतबा वो झंग से लौटी तो शगुफ्ताबाजी उनके साथ थी। मैं हैरत के समंदर में गोता जन ये रुदात सुन रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि तकदीर मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। कैसे भी हुआ था, लेकिन ये सब कुछ हो चुका था। शगुफ्ता उस हवेली से निकल चुकी थी। कादर जमान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल करने के लिए अपनी मूंछ नीची की थी। अपने कीमती जच्चा, उससे भी कीमती बच्चे को बचाने के लिए उसने जिंदान का दरवाजा खोल दिया था। कुदरत के खेल निराले होते हैं। मैं सैकड़ों मरतबा दस्ते गैबी की ये करिश्मा साजियां देख चुका हूँ। इंसान को वहां से खुशी और गम मिल जाते हैं जहां से उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अचानक परियाल की आवाज ने मुझे ख्यालों से चुका दिया। वो बड़ी अदा से आगे को झुकी हुई मेरी आंखों में देख रही थी। आपको हमारी मोहब्बत कैसी लगी? क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि आपको हमारा दूसरा महबूब कैसा लगा? किसकी बात कर रही? गजाला जी की। वो शोखी से बोली। आपकी तरह गजाला जी भी मेरी महबूब है। मैं पगली आप दोनों के इश्क में गिरफ्तार हूँ। दोनों पर मरती हूँ, न किसी पर कम न ज्यादा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू पता है क्या है? मैं खामोश रहा तो वो उठकर बेबाकी से मेरे पास आ बैठी। हस्बे साबिक अपनी टोड़ी मेरे शाने पर गाड़ कर बोली, मैं आप दोनों को एक देखना चाहती हूँ। बिल्कुल एक जरा सा फासला भी ना हो आप दोनों में। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। गजाला के जिक्र ने एकदम मेरे सीने में सर्द लहर तोड़ा दी। मुसर्रत की धूप को गम के दबीज बादल ढांपने लगे। मुझे लगा कि मेरा पूरा जिस्म एक आहिनी शिकंजे में फंसा गया है। ये शिकंजा मुख्तलिफ इतराफ में जोर लगा रहा है और मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा हूँ। देखते ही देखते अजियत इंतहा को पहुंच गई। कुर्बुजवार की आवाजें टूटकर बिखर गईं और उनके टुकड़ों से एक नई सदा वजूद में आ गई। भूली बिसरी सी, खोई खोई सी। ये जिंदगी के मेले जिंदगी में कम न होंगे। अफसोस अफसोस हम न होंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पेशानी पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही हैं और पहलू में बैठी फरियाल हैर से मेरी तरफ देख रही है। खुद फरामोशी की यह कैफियत तेजी से मुझ पर हावी हो रही थी। मैंने खुद को फौरी तौर पर संभाला देने की कोशिश की और सर झटक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मालूम नहीं फरियाल ने मुझसे क्या कहा और कुछ कहा भी या नहीं। मेरी समात मफलूज हो रही थी। तेजी से कदम उठाता मैं अपने बेडरूम में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जहन में एक आरज़ू अंगारों की तरह सुलग रही थी। काश ये सब कुछ गजाला के हाथों न हुआ होता। काश मेरी जात पर यह एहसान अजीम करने वाली चच्चा इंजलीस अहमद की बेटी न होती। काश आतिश ज़ेर पा की तरह मैं कमरे में चकराने लगा। समझ में नहीं आ रहा था गजाला का सामना कैसे करूं। दिल चाह रहा था शुफ्ता को उस कमरे में बुलाऊं और उसे साथ लेकर अकबी खिड़की से निकल जाऊं। ये घर, ये शहर, हो सके तो मुल्क ही छोड़ जाऊं। ऐसी जगह चला जाऊं जहां कभी गजाला और उसके एहसान का सामना न करना पड़े। मैंने अंदर आकर दरवाजा तो बंद कर लिया था। पानी गिरने की मध्यम आवाज सुनकर मैं चौंका। फिर उससे पहले कि मैं सूरत हाल की तह तक पहुंचता, बाथरूम का दरवाजा खुला और गजाला अपने लंबे घने बाल जूड़े की सूरत समेटती हुई बाहर निकली। उसने मुंह हाथ धोया था। चेहरा सफेद गुलाब के मानद निकला हुआ था। वो अकेहरे बदन की लेकिन कुशादा शानों वाली थी। जिल्द चमकीली और तनी हुई, रुखसारों की हड्डियां जरा सी उभरी हुई और पेशानी ताविंदा तर। कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने उसे देखा और देखता रह गया। वो दिल मोह लेने वाले हुस्न की हर तारीफ पर पूरी उतरती थी। उसने अपनी झील सी आंखें मेरी आंखों में काट दी। देखते ही देखते उसकी आंखों में अश्कों के मोती चमके। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने इरादा तर्क किया और तेजी से आगे बढ़कर मेरे कदमों में बैठ गई। मेरी पिंडलियां उसके बाजू के हिसार में थी और उसका चेहरा मेरे घुटनों से छू रहा था। उसने अपनी खामोशी को जुबान बना दिया और सिसकियों के लहजे में हर वो बात कह गई जो वो होंठों से कह सकी थी। उससे पहले मेरी बेरुखी और तल्ख कलामी ने मुझे उस किस्म की सूरत हाल से निकाल लिया था, लेकिन आज ये हथियार भी कुंद थे। शगुफ्ता की दीद मेरी जुबान को मकफिल कर चुकी थी। मैं अंदर से कितना भी टूटा हुआ था, कितना भी दुखी था, लेकिन उस वक्त गजाला को खुद से दूर छटकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं अपना तमाम गजब और सारी शोला अफशानी अपने अंदर छुपाए खामोश खड़ा रहा। कोई ऐसा दरमियानी रास्ता ढूंढता रहा कि गजाला की आंखों से खून के आंसू भी निकलें और मैं उससे छुटकारा भी पालूं। मेरी पिंडलियां गजाला की गिरफ्त में थीं और मैं खामोश खड़ा था। उस दरिया के उतरने का इंतजार कर रहा था जो थोड़ी देर पहले उसकी आंखों में पूरी तगयानी पर नजर आया था। थोड़ी देर बाद जब उसकी सिसकियां मध्यम पड़ी तो मैंने बाइसगी उसके हाथों की गिरफ्त खत्म की और एक कदम हट कर खड़ा हो गया। वो बिंदाक और होंठ दोनों हाथों में छुपाए खड़ी हो गई। वो सुरंगों थी और मुसलसल रो रही थी।
मुझे देखने के बाद वो जूड़ा बांधने का अमल मुकम्मल नहीं कर सकी थी और जो ढीला ढाला जूड़ा उसके शाने पर रेशम के थान की मादद खुल चुका था। मैंने अपनी आवाज में हद्दुल इम्कान नरमी समेटते हुए कहा, गजाला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इस एहसान की जो कीमत तुम चाहो मुझसे वसूल कर सकती हो। एक ज़रखरीद गुलाम समझ कर मुझे ले जाओ और जिस बाजार में चाहो फरोख्त कर दो, लेकिन जो अमर मेरे इख्तियार में नहीं वह तुम्हारे भी इल्म में है। मुझे इसके लिए मजबूर न करना। वो रोते हुए बोली, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कोई दावा नहीं है आप पर। मैं बगैर किसी शर्त के आपके रहमो करम पर हूँ। नहीं गजाला, इस वक्त मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। अगर बख्श सकती हो तो ये एहसान मुझे बख्श दो। मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस एहसान को याद रखूंगा। शाहजहां वो पिलक पड़ी। उसकी बेबसी नाकाबिले बयान थी, लेकिन मैं खुद भी बेबस था। रुख फेर कर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। चुटकी खोलकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। यह ख्याल बर्क की तरह जहन में कूदा कि यह काम फरियाल के सिवा किसी और का नहीं। फरियाल, दरवाजा खोलो, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने झंझलाकर दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। दरवाजा खोलो फरियाल, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज मेरी तवक्कुओं से ज्यादा बुलंद थी। फरियाल ने घबरा कर दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ? वो मुतहय्यर और खौफजदा थी। मैंने उसे झटके से एक तरफ हटाया और लंबे डग भरता घर से बाहर निकल गया। रात करीबन 9 बजे तक मैं यूं ही सड़कों पर आवारा गर्दी करता और सिगरेट फूंकता रहा। शुफ्ता से दोबारा मिलने की खुशी और गजाला से दोबारा मिलने की तलखी यूं एक दूसरे में गुटमिट हो गई थी कि एक को दूसरे से जुदा करना मुश्किल था। मैं जल्द अज जल्द घर वापस लौटना चाहता था, लेकिन यह भी डर था कि गजाला अभी वहां मौजूद ना हो। उसका सामना करना और उसकी लाचारी देखना मेरे बस में नहीं था। रात 9 बजे मैं घर लौटा तो हस्बे तवक्को फरियाल शगुफ्ता के पास मौजूद थी। दोनों शिद्दत से मेरा इंतजार कर रही थी। फरियाल की आंखों में नाराजगी की झलक थी, लेकिन चेहरे की बशाशत भी अपनी जगह बरकरार थी। मुझे घूर कर कहने लगी, बड़े कठोर हैं आप। अगर संगतली का मुकाबला हो तो दुनिया भर के मर्दों में आप अव्वल आएंगे। गजब खुदा का गजाला जी के सबब आपकी आंखों में खुशी के आंसू आए और आपकी वजह से उनकी आंखों ने खून के आंसू बहाए। मैं खैर रहने दीजिए। इस वक्त उसने तिरछी नजरों शगुफ्ता की तरफ देखा। इस वक्त शगुफ्ता बाजी मौजूद है। अकेले में आपकी खबर लूंगी, बड़ी अच्छी तरह पूछूंगी आपसे। कुछ देर बाद वो हमसे रुखसत होकर वापस चली गई। अंजुम नींद की गोली खाकर अपने कमरे में सो रही थी। अब मैं और शगुफ्ता उस 4 दीवारी में तन्हा थे। बरसों के बिछड़े हुए थे। जी चाहा एक दूसरे की तरफ देखते चले जाएं, निगाहों को गोयाई दे दें और लम्स की सरगोशियां सुने। मैंने अपनी बहन को देखा। वो मेरी ही तरह तनावर थी। अलमुख्तसर कि मैं शुफ्ता से जानना चाहता था कि वो वडेरे के हाथों तक कैसे पहुंची थी। मैंने उससे पूछा कि जितना भी जानती हो मुझे बता दो। वो बोली, आखिरी बार आपसे लाहौर जेल में मुलाकात हुई थी। आपने मुझे पाबंद किया था कि आप कभी आपसे मिलने ना हो। आपकी हदायत के मुताबिक मैं रखपुर में फुफ्फड़ शरीफ के घर इस तरह दिन गुजार रही थी कि छोटे से गांव में भी कई लोगों को मेरा पता नहीं था। उन 4 बरसों में मैंने गांव से बाहर कदम नहीं निकाला। घर से भी सख्त जरूरत के तहत निकलती थी। रखपुर के लोग ये समझते हैं कि मेरे माँ बाप हाल ही में सैलाब की नजर हुए हैं और मैं उनकी जुताई में गुमसुम रहती हूँ। ये शब बरात से 1 दिन पहले की बात है। फुफ्फड़ शरीफ गांव के दायरे में गया और वहां से बड़ा घबराया हुआ वापस आया। मुझे कमरे में ले जाकर कहने लगा, शगुफ्ता पुत्र, शहर से पूरी खबर आई है। जेल में लड़ाई में शाहजहां जख्मी होकर हसन अब्दाल के किसी अस्पताल में पड़ा है। उसके 2 दोस्त इतला देने आए हैं। मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया था। फुफ्फड़ शरीफ के साथ नंगे सर गली में आई। यहाँ एक सफेद जीप खड़ी थी। जीप में 2 आदमी थे। मैं उनमें से एक को पहचानती थी। उसका नाम सईद जान है और वो लाहौर जेल में आपके साथ ही कैद काट रहा था। उसने गुलगेर आवाज में बताया कि अस्पताल में आपकी हालत नाजुक है। मुझे कुछ होश नहीं रहा। फुफ्फड़ शरीफ ने मुझे सहारा देकर जीप में सवार करवाया था और हम बड़ी सड़क की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह फुफ्फड़ शरीफ ने सईद जान से पूछा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता तो हसन अब्दाल नहीं जाता। सईद जान बोला, हसन अब्दाल ही पहुंचेगा। फुफ्फड़ शरीफ ने तकरार की तो सईद जान के साथी ने एक दम चादर में से पिस्तौल निकाल लिया और उस जोर से फुफ्फड़ शरीफ की गर्दन पर मारा कि वो चलती जीप से उछलकर सड़क पर गिरा और कई खिलाबाजियां खाकर बेसुध हो गया। एक सुनसान सड़क थी। अंधेरा भी फैल चुका था। सईद चांद ने जल्दी से जीप रोकी और मुझे बाजुओं में जकड़ लिया। उसने मेरे मुंह में जबरदस्ती फलालीन का कपड़ा ठूंस दिया और हाथ अपने मफलर से कसकर बांध दिए। सईद जान के साथी ने नीचे उतरकर फुफ्फड़ शरीफ के बेसुध जिस्म को घसीटा और सरकंडों में जाकर छुपा दिया। मैं चीख रही थी और तड़प रही थी, लेकिन मेरी आवाज जीप से बाहर नहीं जा सकती थी। मेरा दम घुटने लगा और आखिरकार मैं बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को एक सजे सजाए कमरे में देखा। एक मोटी सी भद्दी सी औरत मेरे सरहाने बैठी थी। उसने बालों में मेहंदी लगा रखी थी और पान खा खा कर दांत खत्म कर रखे थे। बड़ी डरावनी शक्ल थी उसकी। उसका नाम जिंदा था। उसने बताया कि वो सपहन रही है और बिगड़ी तिगड़ी औरतों को सीधा करना उसे खूब आता है।
मुझे जहां ले जाया गया था वो कोई बहुत बड़ी हवेली है। वसी कमरे हैं, कीमती फर्नीचर है और रंगदार वर्दियों वाले बोने मुलाजम गश्त करते रहते हैं। जिंदा हर वक्त सहाय की तरह मेरे साथ लगी रहती थी। वो बहुत सख्त गिर औरत है। हवेली में मौजूद औरतों को काबू में रखना उसकी जिम्मेदारी है और कभी कभी वो उन्हें सख्त सजाएं भी देती है। 2-3 हफ्ते पहले एक नज्जो नाम की लड़की को जिंदा के पास लाया गया। उसे कोई कसूर हुआ तो वो जिंदा के खौफ से थर-थर कांप रही थी। जिंदा उसे एक कमरे में ले गई जहां से 3-4 रोज तक लड़की की चीखें सुनाई देती रही। एक रोज मैंने उस कमरे में देख लिया। जिंदा ने लड़की के पांव बांधकर उसे ठंडे फर्श पर ऊंधा लिटाया हुआ था और चमड़े के एक बहुत बड़े जूते से उसे मार रही थी। लड़की के मुंह से राल बह रही थी और चीख चीख कर उसकी आवाज बैठ चुकी थी। अगले रोज मैंने उस लड़की को देखा। उसे एक स्ट्रेचर पर डालकर एक स्ट्रीट कार में रखा जा रहा था। उसके होंठ नीले थे और चेहरा बिल्कुल मुर्दे का चेहरा दिखाई देता था। गालबन वो मर चुकी थी और अगर जिंदा थी तो आखिरी सांस ले रही थी। यह मंजर देखकर मैं कई रातों तक न सो सकी। हर घड़ी मौत मेरी आंखों के सामने नाचती थी। मैं सोचती अब बाप की सूरत कभी न देख सकूंगी। मुझे कुछ मालूम नहीं था मुझे इस हवेली में क्यों लाया गया और वो लोग मुझसे क्या चाहते थे। मेरे खाने पीने और आराम का मुकम्मल ख्याल रखा जाता था, लेकिन मैं हवेली के 2-3 कमरों तक महदूद थी। हवेली का मालिक एक घनी मूंछों वाला सुर्खो सफेद शख्स है। मैंने सिर्फ 2 मरतबा उसे देखा। एक मरतबा वो एक बीमार सूरत लड़की के साथ बागीचे में टहल रहा था। दूसरी मरतबा शिकारी कुत्तों के एक गौल के साथ सुर्ख रंग के स्टेशन वैन में सवार हो रहा था। दोनों मरतबा उसके साथ 2 बोने बॉडीगार्ड से। उनके स्याह रंग और आंखें गहरी जर थीं। वो नाज़िक कुत्तों ही की तरह चौकन्ने और खूनख्वार नजर आते थे। परसों की बात है, जिंदा ने मुझे नहाने और लिबास बदलने का हुक्म दिया। वो बात बात पर गाली निकालती है, लेकिन परसों उसका लहजा पतला हुआ था। मैं लिबास बदल चुकी तो वो डॉक्टर खजाला को लेकर मेरे पास आ गई। डॉक्टर खजाला ने अकेले में मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो मेरी हमदर्द है और बहुत जल्द मुझे यहाँ से निकाल ले जाएगी। मैंने डॉक्टर खजाला से फूफड़ शरीफ और मासी सरदारा के बारे में पूछा, लेकिन वो उनके मुतल्लिक कुछ नहीं जानती थी। अगले रोज डॉक्टर गजाला फिर मेरे पास आई। उसके चेहरे पर कामयाबी की खुशी थी। उन्होंने कहा कि चलो शगुफ्ता, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि सच पूछिए भैया तो अब भी यकीन नहीं लगता है अभी तक कोई खूबसूरत ख्वाब दिख रही हूँ। आंख खुलेगी तो आप होंगे ना ये घर होगा, ना ये शहर। मैं उसी बंद कमरे में पड़ी होंगी और जिंदा आसेब की तरह मेरे सर पर सवार होगी। ये कहते कहते वो बेसाख्ता मेरे कंधे से पवस्त हो गई थी, जैसे सचमुच ख्वाब टूटने से खौफसता हो। मैंने उसे अपने साथ भेज लिया। नहीं मेरी बहन, अब ये ख्वाब नहीं टूटेगा। मैं इसे नहीं टूटने दूंगा। ये तुझसे वादा है तेरे भैया का। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वो मेरे कहे को गलत साबित करने पर तुलकी उस घड़ी रोने लगी, लेकिन ये और तरह के आंसू थे। उनकी तासीर और थी, उनके निकलने का सबब और था। मैं उसका कंधा थपकने लगा। अचानक हमें चौंकना पड़ा। नीचे सीढ़ियों की तरफ से अंजुम की ख्वाबीदा आवाज सुनाई दी थी। वो करा रही थी, शायद पानी तलब कर रही थी। उसका ऑपरेशन हुए अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। गाहे गाहे दर्द महसूस करने लगती थी। मैं उठने लगा तो शगुफ्ता जल्दी से उठ गई। नहीं भैया, अब बैठे मैं देखती हूँ। उसने आंसू पूछे और क्लांचे भरती हुई सीढ़ियों की तरफ लपक गई। वो हमेशा से ऐसी ही थी, चुस्त तवाना, हर घड़ी काम में लगी रहने वाली, अपनी छोटी छोटी बातों से देखने वाले का दिल मोह लेती थी। मैं उस जगह बैठा बैठा ख्यालों में गुम था। मालूम नहीं फूफड़ शरीफ पर क्या गुजरी थी। शगुफ्ता की बातों से अंदाजा होता था कि वो जख्मी हुआ है, लेकिन ये जख्म शदीद नौयत का भी हो सकता था। फूफड़ शरीफ हमारा दूर पार का रिश्तेदार था, महकमा इनहार में मुलाजम था। शगुफ्ता की आवाज ने मेरे ख्यालों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो मुझे नीचे कमरे में बुला रही थी। मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचा तो शगुफ्ता को अंजुम के सराहने खड़े पाया। अंजुम गहरी नींद में थी, बल्कि मध्यम रोशनी में उसका चेहरा तमतमा रहा था। अपने बॉय कट बालों के साथ वो कोई हसीन और जमील लड़का ही दिखाई देती थी, लेकिन गर्दन की नजाकत और उससे नीचे का जिस्म गवाही देता था कि वो लड़की है। अपने पुरशबाब जिस्म में हजारों हलावतें समेटे हुए और अपनी नोखेज धड़कनों में अनगिनत भेद छुपाए हुए मुझे अंदाजा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले शगुफ्ता और मैंने उसकी जो बुड़बड़ाहट सुनी थी वो हालत खराब में ही बुलंद हुई थी। शगुफ्ता ने मुझे आंखों में खामोश रहने और अंजुम की तरफ मुतवज्जा होने का इशारा किया। मैं शगुफ्ता के पास खड़ा महवियत से अंजुम की तरफ देखता रहा। चलने के बाद उसके होंठ फिर मुर्तज हुए और वो सफ्तर का नाम पुकारने लगी। सफ्तर, मैं डूब जाऊंगी सफ्तर, मेरा हाथ ना छोड़ना। हाय मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ। फिर उसने जोर से झुरझुरी ली और करा कर करवट बदल दी। उसका लिबास बेतरतीब हो गया था। शगुफ्ता ने कंबल उस पर खींच दिया और ऑपरेशन वाली टांग को नरमी से उठाकर दोबारा गद्दे का सहारा दे दिया। वो एक बार फिर गहरी नींद सो गई थी। अगले रोज अल सुबह शगुफ्ता से रुखसत होकर मैं आज़मे जंग हो गया। मुझे लारी अड्डे तक पहुंचाने के लिए साही साहब ने स्टेशन वैन भेजी थी। मैंने स्टेशन वैन के अंदर ही अपना गेटअप तब्दील किया। बालों के मसनूई रंग और आई लेंस से मैं रात ही छुटकारा पा चुका था। खालिस देहाती किस्म के लिबास का इंतजाम भी रातों रात हो गया था। यह साही साहब के एक सियालकोटी मुलाजिम का लिबास था। मैला कुचैला नीला तहबंद, पापलीन की खाकी कमीज,
वो सीधा सी सफेद पगड़ी और उसी रंग का खस्ता सा खेस। मैंने ये सब कुछ जेब तन कर लिया था। मेरा तजुर्बा है कि सर्दियों के मौसम में दही इलाके का बाशिंदा बड़ी आसानी से अपना आप छुपा सकता है। इस सिलसिले में खेस, कंबल या लोई सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें मुंह सर लपेट कर उस तरह बुक्कल मारी जाती है कि बस आंखें ही आंखें नजर आती हैं। अगर लाहौर के माल रोड पर कोई ऐसा शख्स घूमता नजर आ जाए तो यकीनन लोग उसे पकड़कर थाने में जमा कराते। बादामी बाग से मुझे झंग की नॉन स्टॉप बस मिल गई थी। 10:30 बजे के करीब मैं झंग पहुंचा और वहां से दूसरी बस पकड़कर भक्खर रवाना हो गया। उससे आगे तांगे का सफर था। किसी ताप चढ़े हुए देहाती की तरह मुंह सर लपेटे में आसानी से सफर करता रहा और असर की अजानों के बाद झोंक जामन के नवाह में पहुंच गया। जागीरदार कादर जमान उसकी हवेली और हवेली में आबाद रंगीन और संगीन दुनिया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। मैं चाहता तो किसी टीले पर चढ़कर हवेली के खूनी ब्रिज देख सकता था, लेकिन मैं उस वक्त किसी और काम से आता। कुछ देर में खेतों में बेमकसद घूमता रहा। यूं ही शाम पड़ी और अंधेरा गहरा हुआ। मैंने शाहमद के गांव का रुख किया। शाहमद का घर ढूंढने में कतई दुश्वारी नहीं हुई। दरवाजे पर दस्तक दी तो शाहमद ही बाहर आया, बिसाखियों का आगे को झुका हुआ। उसके चेहरा मुझे पहचानने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने खेस का पल्लू चेहरे से सरकाया। उसने घूर कर मुझे देखा और एकदम चौंक गया। उसके चेहरे पर मुसर्रत की झलकार हुई। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने की हिदायत की। सफ्तर कहाँ है? मध्यम सरगोशी में मैंने पूछा। अंदर है, बरांडे के साथ वाले कमरे में। माँ और सुगरा कहाँ है? वो बावर्ची खाने में है। बुलाऊं उनको? शाहमद ने सरगोशी की। नहीं, पहले मैं सफ्तर से मिल दूं। मैं शाहमद के हमरा खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। कच्चे सेहन में बहुत थोड़ी रोशनी थी। चंद मुर्गियां घूम रही थीं। एक तरफ चारपाई के पास गोभी के कटे हुए डंडल पड़े थे। अलगनी पर नीम खुश्क कपड़े झूल रहे थे। मैं सेहन पार करके बरामदे के साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ। लालटेन की रोशनी में सफ्तर अंगीठी दहकाए खामोश बैठा था। मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। किसी बहुत गहरी सोच में गुम था। यूं लगता था बैठे बैठे सो गया है। मैं बाइस्तगी उसकी तरफ बढ़ा। इरादा यही था कि बिल्कुल करीब जाकर अस्सलाम वालेकुम कहूंगा और वो उछल पड़ेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम कहने की नौबत नहीं आई। अभी मैं उससे 5 कदम दूर ही था कि उसके हिसास कानों ने मेरी चोर कदमों की आहट सुन ली। बेइंतहा फुर्ती से उसका हाथ करीब रखी हुई राइफल पर आया और उसने तड़प कर रुख मेरी तरफ फेर लिया। बिलाशुबा वो एक चौकस आदमी था। अगर मैं वाकई किसी बुरी नीयत से उसकी तरफ जा रहा होता तो यादगार तरीके से पछताता। यूं ही उसने मुझे पहचाना। हम पकल-कीर हो गए। कहाँ रह गए थे तुम? उसने बेताबी से पूछा। मैं तो आज निकलने वाला था तुम्हारी तलाश में। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी देर लगाओगे तुम। हुई जो ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मतलब एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। उसके चेहरे पर एक चमक आकर गायब होगी, जैसे खुशी की आस लगाना भी वो गुनाह समझता हो। फीकी मुस्कुराहट होठों पर सजाकर बोला, क्यों मजाक करते हो यार? खुशखबरी और मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। और खुशखबरी भी ऐसी कि जिसके बाद कुछ सुनने की ख्वाहिश न रहे। लहू में उसके मजबूत असाब चिकनाचूर हो गए। उसका वजीहा चेहरे ने रंग बदला और वो मुंह खोले मेरी तरफ देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अंजुम आजाद हो गई है सफ्तर। वो बिल्कुल खैरियत से है और शादमान लाहौर की एक कोठी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। सफ्तर के चेहरे पर शादी मर्ग के आसार नमूदार हुए। वो हैरत से मेरा चेहरा तकता रहा, फिर लड़ता आवाज में बोला, सच कह रहे हो यार? अगर झूठ है तो अभी बता दो, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसे ही यकीन नहीं आएगा। चलो उठो, अभी चलो लाहौर। आखिरी बस अभी निकली नहीं होगी। किसकी बात हो रही है? कौन जा रहा है लाहौर? शाहमद की वालदा की आवाज आई। फिर दड़ाम से दरवाजा खुला और वह अंदर आ गई। आंखों पर हाथ का छज्जा सा बनाकर उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मैं एहसान हूं माँ जी। मैंने उसकी मुश्किल आसान की। एहसान पुत्र, उसने झोंक कर कहा, फिर तेजी से पास आई और मुझसे लिपट गई। उसकी बाहों में एक माँ के जिस्म की गर्मी थी। वो बार बार मेरे सर पर हाथ फेरने लगती और शाना चूमने लगती। बड़ी ममता भरी औरत थी। मुझे अंडे, पराठे और दूध का वो गर्मा गर्म नाश्ता याद आ गया जो चंद हफ्ते पहले मैंने उसी कमरे में किया था। नाश्ते की महक अभी तक मेरी सांसों में रची हुई थी। आवाजें सुनकर शाहमद की बहन सुगरा भी कमरे में आ गई। पाजी सलाम। उसने सर पर दुपट्टा टिका कर बड़े अदब से सलाम किया। मेरा हाथ बेख्तियार उसके सर की तरफ उठ गया। थोड़ी देर में हम सब घुल मिलकर एक घर के अफराद की तरह बातें करने लगे। जल्दी शाहमद वगैरह को पता चल गया था कि वो लड़की कादर जमान के चुंगल से निकल आई है, जिसके लिए सफदर दर बदर भटक रहा था। उस इत्तला ने सबके चेहरे खिला दिए थे। सफदर पर तो जैसे सख्ते की कैफियत तारी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हो चुका है। मुझे एहसास था कि अंजुम को देखे बगैर उसके लिए शब गुजारना अब नहायत कठिन काम है। मैंने उस बात का इंतजार नहीं किया कि वो खुद मुझसे लाहौर चलने का मुतालबा करे, बल्कि उसे शानों से पकड़ कर उठाया और कहा, चलो भाई लाहौर, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सुगरा जल्दी जल्दी उसके कपड़े तैयार करने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहमद ने बाहर जाकर देखा। चलने में बाद वो हाथ में तयशुदा कागज पकड़े अंदर दाखिल हुआ। मुझे कहने लगा, एक लड़का ये पर्चा दे गया है आपके लिए। कौन लड़का? मैं बुरी तरह चौंक गया था। मोची खोशे का बेटा था। कह रहा था एक आदमी दे गया है मेरे लिए पर्चा, और इस जगह जहन में खतरे की लातादाद घंटियां बज उठी। मैंने जल्दी से कागज खोला।
काफी साइज के लाइनदार वर्क पर बॉल पॉइंट की तहरीर थी। सबसे ऊपर मेरा नाम एहसान इलाही और ब्रैकेट में शाहजहां लिखा था। नीचे दर्ज था, बड़े भोले हो तुम, बड़े भोले हो। कादर जमान के तो कपड़ों से कोई खुशबू नहीं चुरा सकता। तुम उसकी हवेली से तो लड़कियां निकाल लाए हो और समझ रहे हो कि वो चुपका बैठा रहेगा। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारी बहन शगुफ्ता और अंजुम अब भी इस हवेली में है। कादर जमान जब चाहेगा वो कच्चे धागे से बंद कर उसके पास चली जाएगी। अब वो उसके लिए घड़ी की मछलियां हैं। तुमको क्या मालूम कादर जमान क्या है। मैं तुम्हारी खैर ख्वाही में सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि इन लड़कियों को लेकर कहीं बहुत दूर निकल जाओ। बस बगैर किसी अकड़ फूंक के भाग निकलो। इतने फासले पर चले जाओ कि झोंक जामन के जागीरदारों की सोच भी वहां तक न पहुंच सके। ताहम ऐसा करने के बाद भी तुम कोई गारंटी हासिल नहीं करोगे। सिर्फ उम्मीद रख सकोगे कि लड़कियां बच जाएंगी। तुम्हारा खैर ख्वाह। पर्चा मेरे हाथ में कांप रहा था। सीने में दबे हुए अंदेशे ताजा कब्रें फाड़ कर निकले और अफरियतों की तरह मेरे गिर्द चकराने लगे। दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई से आवाज आई, यह पर्चा सदाकत से खाली नहीं। जागीरदार के जिंदान की दीवारें ऐसी कमजोर नहीं थी कि अंजुम और शगुफ्ता इतनी आसानी से बाहर आ जाती। सफ्तर ने मुझे झंझोड़ कर कहा, क्या बात है यार, क्या लिखा है। अचानक मुझे आहट सुनाई थी। मेरी निगाह सफ्तर के अक्म में दरवाजे की तरफ उठी और उठी रह गई। वहां बाबा खड़ा था। उसके मेहंदी रंगे बाल लालटेन की रोशनी में धमक रहे थे। वो हस्बे मामूल तहबंद कमीज में था। उसके हाथों में 2 बड़े लिफाफे थे। एक में केले कीनू वगैरह थे, दूसरे में कोई मिठाई किस्म की चीज थी। कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और वो ठिठक कर रह गया। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ भी था। सफ्तर बावे की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर दोस्ताना लहजे में बोला, आ जाओ यार, आ जाओ, कोई गैर नहीं है यहाँ, वही अपना एहसान इलाही है। बाबा बुरी तरह गड़बड़ा गया था। बहरहाल उसने अंदर आने में ही बेहतरी समझी। सफ्तर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम्हारे बाद बाबा 3-4 दफा यहाँ हाजिरी दे चुका है। बेचारा तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। कुछ खास उन्स हो गया इसे तुमसे। जब भी आता है तुम्हारा नाम लेकर आहें भरता है। सफ्तर के तबसरे ने बावे की शर्मिंदगी में इजाफा कर दिया। वो लड़खड़ाते लहजे में बोला, जीवन जो गया अब और शर्मिंदा ना कर, मैं बड़ा पछता रहा हूँ अपने किए पर। सफ्तर ने कहा, हर माकूल बंदे को अपने गुनाहों पर पछताना चाहिए। फिर मुझसे बोला, वैसे बावे के पछताने की एक वजह और भी है। नेक बहू बेटियों की तरह बावे ने जिंदगी में भी तस्वीर नहीं उतरवाई थी। तुमने न सिर्फ इसकी तस्वीर उतार ली बल्कि अपने पास भी रख ली। अब शब रोज इसे यह फिक्र खाती है कि कहीं यह तस्वीर किसी ऐरे गैरे के हाथ में चली गई तो वह बदनाम हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही थी। बावे को अपनी उन तस्वीरों का गम खाया जा रहा था जो चंद हफ्ता पहले उसने मुझसे उतरवाई थी। उन तस्वीरों में बावे के कानों में झुमके थे, सर पर दुपट्टा था और होठों पर लाली थी। जिस कैमरे से ये तस्वीरें उतारी गई थी उसमें फिल्म नहीं थी, लेकिन बावे को इस बात का क्या पता था। अब वो सद्दर और शहामत वगैरह की चापलूसी कर रहा था कि किसी तरह तस्वीरें उसे वापस मिल सकें। शहामत की वालदा ने कहा, पुत्र एहसान, अब गुस्सा जाने दे। अब तो बाबा साहब ने सुगरा को छोटी बहन कह दिया है। इनकी जो तस्वीरें तुम्हारे पास है वो वापस कर दो। इनका पीरी फकीरी का काम है। ऐसे काम वाले बंदे की बदनामी हो जाए तो बड़ी थू थू होती है, रोजगार ठप हो जाता है। और उसकी सादा लूही पर कुर्बान जाने को जी जा रहा था। इतना कुछ देखकर भी वो बावे को बाबा कहने पर मुसर थी। ये एहतराम का जज्बा नहीं था, खौफ था जो पीरों फकीरों के हवाले से उसकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। मैंने कहा, माँ जी, ये पीरी फकीरी नहीं, फराड है। ऐसी रोजी बंद ही हो जाए तो अच्छा होता है। मैं दूसरों की तस्वीरें चाहे वापस कर दूं, मगर इसकी नहीं करूंगा। मैं तो आया इसलिए हूं कि इसके झूठ का पोल खोल सकूं। बावे की बुरी हालत थी। वो रहम तलब नजरों से कभी सफ्तर को और कभी मुझे देखता था। हालात की सितम जरीफी थी कि जिसके दर पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे वो खुद चढ़ावा ले लेकर मुरीदों के घर के चक्कर लगा रहा था। वो कादर जमान का मुखबर था, मगर मेरे सामने बेबस होकर रह गया था। वो जानता था तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई तो कादर जमान भी उससे बेइज्जत होने से न बचा सकेगा। कोई और मौका होता तो मैं बावे की बेबसी से लुत्फ उठाता, लेकिन थोड़ी देर पहले मौसूल होने वाले रुक्के ने मेरी दिमाग की चोलें हिला रखी थी। मैं सफ्तर को लेकर जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहता था। मैंने सफ्तर को साथ वाले कमरे में ले जाकर बताया कि हमारा यहाँ से फौरन रवाना होना जरूरी है। सफ्तर भी नदीदा खदशात की बू सूंघ चुका था। वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। रुखसत होते वक्त सफ्तर ने बावे को एक तरफ ले जाकर तसल्ली तशफी दी और बैनुस्तूर में उसे डराया धमकाया भी कि अगर वो नेक चलने पर कायम न रहा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शाहमद की वालदा हमारी रवानगी पर अज़रुदा थी। उन्होंने हमें ढेर सारी दुआओं और 2 अदद इमाम सामनों के साथ रुखसत किया। आखिरकार अहले खाना को अलविदा कहकर हम गांव की तारीख गलियों में दाखिल हो गए। दूर फासले पर झोंक जामन की रोशनियां दिखाई दे रही थी। बुलंदोबाला हवेली की रोशन बुर्जियां अपने अंदर अनगिनत भेद छुपाए साथ खड़ी थी। हम झोंक जामन और वहां की रोशन बुर्जियों से पहलू बचाते हुए नीम पुख्ता रास्ते पर आ गए। 4 सू अंधेरा था। रास्ते पर आम तो रफ्त न होने के बराबर रह गई थी। हमने एक रेडी वाले को 20 रुपए की पेशकश करके पुख्ता सड़क तक जाने पर राजी कर लिया। 8 बजे के करीब हम बस पर बैठे और लाहौर के लिए रवाना हो गए।
तमाम रास्ते मेरा दिमाग गुमनाम शख्स के पैगाम में उलझा रहा। सफ्तर ने एक दो मरतबा उस बारे में पूछा, लेकिन मैं टाल गया। वो अंजुम से मिलने की खुशी में सरशार था और मैं उसकी ये खुशी दागदार करना नहीं चाहता था। कुन अखियों से मैं उसका चेहरा देख लेता था। जूं जूं लाहौर करीब आ रहा था, सफ्तर की आंखों में चमक नुमाया हो रही थी। 4 घंटे के तवील सफर के बाद हम निस्फ शब के वक्त लाहौर पहुंचे और बादामी बाग के बाद सड्डे से शादमान कॉलोनी का रुख किया। घर पहुंचे तो शाही साहब के भेजे हुए मुसल्ला मुहाफिजों ने इस्तकबाल किया। वो अब तक पूरी चौकसी से पहरा देते रहे थे। अंदर अंजुम और शगुफ्ता बैठी टीवी देख रही थी। अंजुम ने सफ्तर को और सफ्तर ने अंजुम को देखा। दोनों मबहूत होकर रह गए। उनकी मुलाकात का मंजर दीदनी था। चंद लम्हों के लिए उन्होंने इर्द गिर्द के माहौल को कतई फरामोश कर दिया। जज्बात के धारे में यूं बह गए कि उनकी तरफ देखते रहना नामुमकिन होगा। शगुफ्ता तो आसार देखकर ही वहां से खिसक गई थी। मैं भी गर्मी के जज्बात महसूस करके बाहर निकला। ये वही अंजुम थी जो चंद रोज पहले सफ्तर से मिलने के ख्याल से ही खौफजदा हो गई थी। अब खुद को महफूज 4 दीवारी में पाकर और महबूब को सामने देखकर वो सारे अंदेशे भूल गई थी। 10-15 मिनट बाद सफ्तर कमरे से बाहर आया तो उसका पुरकशिश चेहरा शबनम में नहाए फूल का मंजर पेश कर रहा था। आंखें इस बात की गवाह थीं कि बिछड़े महबूब से मिलकर वो आसूदगी के समंदर में डुबकियां खा रहा है। उसके तासुरात से अंदाजा होता था कि वसल के ये चंद लम्हात बहुत तंदुतेज थे और वो उन लम्हात में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं कर पाया। अंजुम से यह भी नहीं पूछ सका कि वो जागीरदार की हवेली से कब और क्यों कर रिहाई पा सकी। अब ये सारी रुदात वो मुझसे पूछना चाहता था। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। मैं उन सवालों के जवाब दे सकता था और देना भी चाहता था, मगर फिर सूरत हाल दूसरा रुख इख्तियार कर गई। फोन की घंटी बजी और शुफ्ता ने आकर मुझे बताया कि साही साहब की कॉल है। मैंने कॉल रिसीव की। साही साहब की आवाज में जोश अमेज उजलत थी। कहने लगे, शाहजहां, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, फौरन हेडक्वार्टर चले आओ। लेकिन जनाब, मैं यानी खुद। वो मेरी बात काटते हुए बोले, सवाल जवाब नहीं, जो मैं कह रहा हूँ करो, यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है, जल्दी करो। उसके साथ ही उन्होंने फोन बंद कर दिया। चंद मिनट बाद पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आन रुकी। मुझे लाने के लिए एक इंस्पेक्टर को भेजा गया था। वो बड़े एहतराम से मेरे पास आया और गैर मुतवक्का शाइस्तगी के साथ मुझे अपने साथ लेकर रवाना हो गया। मेरी यूं रवानगी ने शुफ्ता को एक दम परेशान कर दिया था। ताहम मेरे समझाने पर वो समझ गई और आंसू उसकी खूबसूरत आंखों में चमकते चमकते रह गए। पुलिस कार ने 4 मील का फासला सिर्फ 5-6 मिनट में तय कर लिया। कार का हूटर मुसलसल बज रहा था और मैं एक मुदबराना शान से पिछली नशिस्त पर विराजमान था। अटक जेल का कैदी अपने जुओं से अटे हुए कंबल में लेटा शायद कोई अनोखा ख्वाब देख रहा था। गाड़ी एक बहुत बड़े महराबी दरवाजे पर रुकी। मैं इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के मैत में उतरा और प्लाईवुड से आरास्ता एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया। यहाँ मुस्ततील मेज के गिर्द तकरीबन 6 अदद आला पुलिस अफसरान मौजूद थे। उनमें से 2-3 को मैं चेहरों से भी पहचानता था। शनासा चेहरों में DIG मुस्तकीम शाह का चेहरा भी शामिल था। वो बानी कौम के पोर्ट्रेट के ऐन नीचे बैठे थे। टोपी उतार कर मेज पर रखी हुई थी और अपनी नीम सफेद कनपट्टी को शहादत की उंगली से मुसलसल खुजा रहे थे। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और इलेक्ट्रिक हीटरों की वजह से कॉन्फ्रेंस रूम में खुशगवार हरारत मौजूद थी। मुझे खाली नशिस्त पर बिठा दिया गया। DIG साहब ने बनफ्से नफीस मुझसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। इस गुफ्तगू की हैसियत इंटरव्यू की सी थी। मुझसे शंकर और शिकरा के बारे में पूछा जा रहा था। उससे मेरी पहली मुलाकात कब हुई, हम दोनों की चपकलिश का आगाज कैसे हुआ, हकीकी तौर पर कितनी मरतबा मेरा और शंकर का आमना सामना हुआ, कपूर थाना और जलंधर में मैं कितना अरसा रहा, वगैरह वगैरह। मैंने उन सवालों के जवाब पूरी एहतियात से दिए। मैं जानता था पुलिस अफसरान पहले से बहुत कुछ जानते हैं और उनसे गलत बयानी का मतलब शकूक व शुबहात की फिजा पैदा करना है। शंकर से मेरी पहली मुलाकात अपनी गिरफ्तारी से 2 बरस पहले लखनऊ में हुई थी। यह मेरी जिंदगी का बेहद पुरअशोभ दौर था। अपनी बहन के मुजरम शेख राशिद बिन अरशद को जहन्नम वासिल करने के बाद मैं एक बगोले की तरह चकराता फिरता था और पुलिस उस बगोले को मुट्ठी में बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लखनऊ में मुस्लिम कश फसादात हुए थे। शंकर और उसके तरबियत याफ्ता गुंडों ने मुसलमानों का एक पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दिया था। फिर शंकर एक नौजवान लेडी डॉक्टर को उठाकर शाहताज होटल में ले गया था। वो एक बंद कमरे में चाकू की नोक पर बेबस लड़की की इज्जत लूट रहा था और उसके हर कार्य कमरे से बाहर रोते बिलकते वारसों को ठोकरे रसीद कर रहे थे। तार तार लिबास के साथ एक बुढ़िया को एक गुंडे के पाँव में लौटते और इल्तिजाई करते देखा था। एक सफेद रेश बूढ़े को छोटे बच्चों की तरह रोते बिलखते सुना था। मैंने उस 9 उम्र बच्चे का कर्ब महसूस किया था जो उस मुसीबत ज़दा बहन को आप ही कहकर पुकार रहा था। और फिर मैं उन सब से बेपरवाह होकर उस बंद दरवाजे से जा टकराया था जिसकी दूसरी तरफ शैतानियत बरहना रक्स कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी और मैं अपनी पूरी जिस्मानी कुव्वत से उस दरिंदे पर जा पड़ा था जिसने एक दुशीज़ा के खून से पंजे रंगे हुए थे। शाहताज होटल के दूसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 22 में मेरे और शंकर के दरमियान एक खून रेज लड़ाई हुई थी।
मुझे अच्छी तरह याद है जब नीचे सड़क पर पुलिस कारों के सायरन सुनाई दिए तो शंकर शिकरा मेरे नीचे था। भागने से पहले मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर रसीद की थी और मेरे कानों ने उसकी मनहूस कराह सुनी थी। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैंने जिस शख्स को गिराया है वो अब तक एक खलकत के लिए नाकाबिल तस्कीर रहा है। वो शंकर है जिसके साए से भी लोग पुदकते हैं और जिसकी सफाकी शैतानियत का चेहरा दूर दूर नजदीक से नजदीक सुनाई देता है। मुझे कई दिन बाद मालूम हो सका था कि मैंने एक अहम कारनामा सरंजाम दिया है। मेरी वजह से न सिर्फ मुसलमान लड़की शंकर के हाथों कत्ल होने से बच गई थी बल्कि वो जख्मी भी हुआ था और उसके कई साथी पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी हुए थे। उस रात मैंने शंकर को जो जख्म दिया था वो अभी तक उसके बाएं रुखसार पर मौजूद था। ये उस गरारीदार चाकू का घाव था जिसकी नोक पर शंकर ने लड़की को बेबस कर रखा था। ये चाकू शंकर के रुखसार को अंदर तक चीर गया था और मैंने रुखसार की सफेद चर्बी के नीचे से उबलते हुए खून का दिलकश नजारा किया था। उस वाक़े के बाद मेरे और शंकर के दरमियान ठन गई थी। मेरा गिरोह शंकर की तरह बहुत बड़ा नहीं था, मुट्ठी भर साथी थे, लेकिन जितने भी थे जानसार थे। सबने खूब जमकर मेरा साथ दिया था। लखनऊ और फिर जालंधर और कपूरथला में किसी जगह हमने शंकर के सामने घुटने नहीं टेके थे। कॉन्फ्रेंस रूम में मुझसे इन वाकयात के बारे में जो कुछ पूछा जाता रहा मैं बताता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद ये निशिस्त बर्खास्त हो गई और साहिब साहब मुझे साथ लेकर एक छोटे से कमरे में आ बैठे। उस कमरे में मुकम्मल तन्हाई थी। साहिब साहब ने मेरे लिए चाय और बिस्किट मंगवाए। एक तरह से ये पेशगी नाश्ता था क्योंकि अब सुबह होने वाली थी। गर्मा गर्म चाय से शब बेदारी के असरात जायल होने लगे थे। साहिब साहब ने उठकर एक खिड़की से पर्दे हटा दिए। सुबह का मुलगजा उजाला कमरे में झांकने लगा। साहिब साहब के चेहरे पर जोश नजर आ रहा था। मेरी आंखों में झांक कर कहने लगे, शाहजहां तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया होगा। मैं तुम्हें एक नहायत अहम जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। इस जिम्मेदारी का ताल्लुक शंकर से है। तुम्हें उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करना है। मैंने कहा, साहिब साहब हैरत की बात है, पुलिस एक कैदी से मदद तलब कर रही है। वो बोले, कैदी तो तुम हो और इस बात से तुम्हें खुद भी इनकार नहीं होगा। ताहम मैं समझता हूँ कि कानून की मदद करके तुम अपने लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर लोगे। ऐन मुमकिन है कि स्पेशल केस की हैसियत से तुम्हारी सजा पर भी नजरसानी की जाए। मैं साहिब साहब की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था और यह भी जान रहा था कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। वो एक तख्लीकी ज़हन के मालिक इंसान थे। मकसद के असूल के लिए उन्होंने हमेशा नित नए रास्ते इख्तियार किए थे और कामयाब हुए थे। मुझे शंकर के सामने लाने का मंसूबा भी यकीन उन्हीं का तैयार करदा था। यहाँ इत्तफाकन सूरत हाल कुछ अजब रंग इख्तियार कर गई थी। जागीरदार कादर जमान ने मुझे साहिब साहब को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था और साहिब साहब ने मुझे भी उस गुनाह में शामिल कर लिया था जिसकी पादाश में उनको कत्ल करने की साजिशें हो रही थी, यानी शंकर शिकरा की तलाश। साहिब साहब ने अपनी सोचती आंखों से मुझे देखा और अजीब से लहजे में बोले, शाहजहां मैं अव्वल रोज से तुम पर भरोसा करता आया हूँ। अव्वल रोज से मेरी मुराद वो दिन है जब मैंने तुम्हें लाहौर जेल के हाथे में देखा था। बाद में गुजरने वाले हर दिन के साथ एतमाद और भरोसे की ये कैफियत मेरे अंदर मुस्तहकम हुई। मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी कदर करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरोगे। उसके बाद वही बातें हुई जो पहले से मेरे जहन में थी। साहिब साहब ने मुझे आगाह किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे रिहाई दिलवाई है और अफसरान को इस अमर की जमानत दी है कि शंकर का मसला हल होते ही मैं फिर खुद को जेल हुकाम के सुपुर्द कर दूंगा। मैंने उस सिलसिले में सोचने के लिए साहिब साहब से थोड़ा सा वक्त मांगा। वो ज़ेरक इंसान थे, जान चुके थे कि मेरी सोच विचार उनके हक ही में जाएगी। उन्होंने बिला हुज्जत मुझे मोहलत दे दी। उसके साथ साथ ये तसल्ली भी दी कि शगुफ्ता और अंजुम की तरफ से परेशान होने की मुझे कतई अब जरूरत नहीं। वो दोनों उनके साथ उनकी कोठी में रहेंगी और उनकी तरफ से एक लम्हे की गफलत भी नहीं बरती जाएगी। मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह समझता था कि उस वक्त अंजुम और शगुफ्ता के लिए साहिब साहब की कोठी से बेहतर ठिकाना कोई नहीं। साहिब साहब की महफूज मोहल्ले वकूफ वाली कोठी हर तरह मुनासिब थी। उसके बाद मैं अपने कॉटेज में आ गया जहां साहिब साहब ने मुझे रखा हुआ था। उस रोज अलल सुबह 4 बजे हम 2 कारों पर सवार लाहौर से शेखुपुरा रवाना हुए। उस पुलिस पार्टी में एसपी बरकत और इंस्पेक्टर बाजवा के अलावा 7 एहलकार थे। 8वां मैं था जो एहलकार भी था और नहीं भी। दीगर 3 कांस्टेबल हजरात की तरह मेरे पास भी 12 बोर की ऑटोमेटिक राइफल थी। 2 कांस्टेबल वर्दी में थे और 2 बगैर वर्दी के, जिनमें एक मैं था। जनाब बरकत साहब का मिजाज वैसा ही तंदो तेज पाया जैसा सुना था। वो दही इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक चौधरी टाइप ऑफिसर थे। कद तकरीबन 6 फुट, तोन थोड़ी सी निकली हुई, पूरे जिस्म और कानों पर बेतहाशा बाल। बात करते थे तो मुंह से पत्थर झड़ते थे। बहरहाल वो एसपी थे और अगर एसपी थे तो कोई वजह थी। साहिब साहब उनसे मेरा गायबाना तारुफ करवा चुके थे। उस तारुफ के मुताबिक मैं ललियानी पुलिस का एक होनहार और नडर राइफल मैन था। कई पुलिस मुकाबलों में हिस्सा ले चुका था और हर वक्त जान हथेली पर लिए फिरता था। उस मुतासर कुन तारुफ के बावजूद एसपी साहब ने मुझे आगाज ही में ओए लंबू कहकर मुखातिब किया।
फिर दर्द तो खादे बतदरीज करख्त और कसीला होता गया, यहाँ तक कि शेखुपुरा के नवाब में पहुंचते पहुंचते वो दूसरे मातहतों के साथ साथ मुझे भी रवानी से भूतनी दा कहने लगे। भूतनी दा उनका तकिया कलाम भी था। हर 2-3 फिक्रों के बाद भूतनी दा उनकी गुफ्तगू में डर आता था। मसलन रास्ता भूतनी दा लंबा ही होता जा रहा है, वो देखो उस भूतनी दे बस वाले को कैसे माँ को बीचों बीच चला रहा है, ओए शोके भूतनी दे अपनी तरफ वाली खिड़की बंद कर, वगैरह वगैरह। उसके अलावा भी चंद एक गालियां थीं जो वो रवानी से दोहरा रहे थे। एसपी बरकत और इंस्पेक्टर बाजवा के दरमियान गाहे गाहे जो गुफ्तगू हो रही थी, उससे पता चला कि मालिक मोहम्मद पर बड़ा पक्का हाथ डाला जा रहा है। लेकिन यह हाथ उस तरह डाला जा रहा है कि मालिक मोहम्मद की गिरफ्तारी को कादर जमान वाले मामले से नथी न किया जा सके। मालिक मोहम्मद को 1-1.5 बरस पुराने केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा रहा था। उस केस में मालिक मोहम्मद पर एक इमाम मस्जिद को अगवा करने, हवस बेजा में रखने और शदीद जिस्मानी जरर पहुंचाने के इल्जाम थे। इमाम मस्जिद की दोनों टांगें टूट गई थीं और 5-6 माह बाद जख्म खराब होने के सबब वो चल बसा था। हमारी मंजिल शेखुपुरा से तकरीबन 7 मील शुमाल की तरफ थी। दरख्तों में घिरा हुआ ये एक नीम पुख्ता कस्बा था। यहाँ तक पहुंचने वाला रास्ता भी नीम पुख्ता ही था। हमारी गाड़ियां धूल उड़ाती और हशकोले खाती 7 बजे के करीब एक शानदार कोठी के सामने जा रुकी। ये कोठी कस्बे के टाट में मखमल का पेवंद नजर आती थी। अंदरूनी इमारत के सामने काफी खुला ग्रासी लान था। उस लान में हैबतनाक सूरत वाला एक कुत्ता बंधा था और खूबसूरत रंगों वाले 2 मोर टहल रहे थे। मैंने देखा 2 मुलाजिम सूरत अफराद कोठी की बैरूनी दीवार पर सफेदी फेर रहे थे। ये सफेदी आराइश के लिए नहीं थी, बल्कि उसके नीचे कुछ नारे छुपाए जा रहे थे। कल रात के अंधेरे में कुछ कोठी की दीवार पर कुछ लिख गया था। कोठी के गैराज में सिर्फ एक सुजुकी वैन खड़ी थी, जिसे देखकर इंस्पेक्टर बाजवा ने शुबा जाहिर किया कि मतलूबा शख्स घर में नहीं है। असल में मालिक कादर जमान और शंकर शिकरा केस की एक छोटी सी कड़ी थी, जिस पर हाथ डालकर हम आगे बढ़ना चाहते थे। गेट पर खड़े चौकीदार ने पुलिस की आमद को हैरत और खौफ के मिले जुले तासुर के साथ देखा। फौरन अंदर इतला पहुंचाई गई। सफेद बालों और गोल मटोल नाक वाला एक अधेड़ उम्र शख्स स्लीपर पहने बरामद हुआ। उसने अपना नाम रमजान बताया और कहा कि वो नक्शा नवीस है और प्रॉपर्टी के काम में मालिक मोहम्मद का हाथ बटाता है। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि वो मालिक मोहम्मद का मुलाजिम खास है। उसने इंकिशाफ किया कि मालिक साहब अलल सुबह लाहौर चले गए थे। उनकी वापसी 10 बजे तक होगी। एसपी बरकत ने कोठी का मेन गेट खुलवाया और एक कार अंदर पार्क कर दी। फिर इंस्पेक्टर बाजवा को हदायत की कि वो 2 कांस्टेबलों के साथ फौरन कस्बे के नाके पर चला जाए और जैसे ही मालिक मोहम्मद वापस पहुंचे उसे साथ लेकर यहाँ आ जाए। इंस्पेक्टर बाजवा ने हुक्म की तामील की। हम एसपी बरकत के साथ कोठी में आ गए। यहाँ बरामदे में एक अधेड़ उम्र औरत 3 बच्चों को लिए खड़ी थी। एसपी बरकत ने तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा, ये बच्चे मालिक मोहम्मद के हैं? जी हजूर। और उसने हकला कर कहा। फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, मुझे तो यही पता है जी। क्या मतलब? इसमें शक वाली कौन सी बात है? यह बड़ा लड़का शायद बीबी के पहले खावन से है, लेकिन मालिक इसे अपना ही कहता है। मैंने चौंक कर बड़े लड़के को देखा। पहली निकाह में ही मुझे वो दूसरे दोनों बच्चों से मुख्तलिफ नजर आया था। अब बशीरा की बात से इस ख्याल की तस्दीक हो गई थी। एसपी ने गोरे चिट्टे लड़के को घूर कर देखा। वो कुछ और सहम गया। इधर आओ मेरे पास। एसपी बरकत ने उंगली से इशारा किया। लड़का लड़खड़ाता हुआ करीब आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? एसपी ने पूछा। वो आंसू भरी नजरों से बशीरा की तरफ देखने लगा था। बशीरा ने कहा, यह बोल नहीं सकता जनाब, जमांद्रू गूंगा है जी। क्या नाम है इसका? एसपी ने बशीरा से पूछा। मालिक इसे यूसुफ कहता है जी। ये शुरू से मालिक के साथ है? नहीं जी, कोई 4 महीने हुए हैं इसे यहाँ। बीबी के जाने के 2 माह बाद यहाँ आया था। मैं मुलाजिम हुई तो मालिक ने मुझसे कहा था, ये मेरा बड़ा पुत्र है, इसका ख्याल दूसरे 2 बच्चों की तरह रखना। कस्बे के लोगों का क्या ख्याल है? एसपी ने पूछा। वो तो कई तरह की बातें बनाते हैं जी। उनका ख्याल है कि यह मालिक का नहीं बीबी का बच्चा है और मालिक अपने सुतेले बेटे से जो मोहब्बत कर रहा है वो दिखावे की है, वरना मियाँ बीवी में झगड़े की वजह यही लड़का है। मालिक को बीबी की पहली शादी का पता नहीं था। जब पता चला तो दोनों में ठन गई और वो घर छोड़कर चली गई। कुछ तो ये कहते हैं। बशीरा बोलते बोलते खामोश हुई। बात मुकम्मल करो। एसपी बरकत ने उसे झाड़ा। वो जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीबी की नाजायज औलाद है। मैं हैरान हो रहा था कि मालिक मोहम्मद जैसे बासर और ठेकेदार शख्स पर लोग इतनी आसानी से इल्जाम तराशी कर रहे हैं। एसपी ने बशीरा से पूछा, क्या बीबी बहुत खूबसूरत है? यह सवाल गैर जरूरी था। अभी बशीरा बता चुकी थी कि वो बीबी के घर छोड़ने के बाद यहाँ आई थी। वैसे भी बच्चों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी माँ खुश शक्ल रही होगी। बशीरा बोली, मैंने तो बीबी को नहीं देखा जी। हाँ, लोग कहते हैं कि बीबी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल कश्मीरन लगती है। ये एक बिल्कुल गैर मुतलका मौजू छिड़ गया था। हम यहाँ मालिक मोहम्मद को एक फौजदारी केस में गिरफ्तार करने आए थे, उसकी खानगी मामलात में झांकने नहीं। बहरहाल वक्त गुजारने के लिए ये मसरूफियत ठीक थी। 1.5-2 घंटे में मालिक मोहम्मद के 3 मुलाजमीन से मालिक के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई। तीनों मुलाजमीन में से कोई भी वसूख के साथ नहीं बता सका कि यूसुफ मालिक का बच्चा है, बीबी का या दोनों का।
हाँ, मालिक का दावा यही था कि यूसुफ छोटे दोनों बच्चों का सगा भाई है और उसकी पैदाइश कोहाट में हुई थी, जहां वह अपनी नानी के पास रहता था। मालिक मोहम्मद के बारे में पता चला कि बीवी के जाने के बाद से वो खासा अपसेट है। कारोबार में ध्यान बहुत कम हो गया है। कोठी के मर्दान खाने में बपा होने वाली रक्सो सुरूर की महफिलें खत्म हो चुकी हैं और मुश्तबा लोगों की आमदोरफ्त बिना होने के बराबर रह गई है। खासतौर पर पिछले 3-4 माह से वो बहुत बदला बदला नजर आता है। ये भी मालूम हुआ कि अनकरीब वो ये मकान बेचकर कहीं और शिफ्ट हो रहा है। उस वक्त ड्राइंग रूम का वाल क्लॉक 9 बजा रहा था जब कस्बे के बाहर से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। एसपी के साथ हम सब उछल पड़े। फायरिंग पहले रुक रुक कर हुई, फिर एकदम शिद्दत इख्तियार कर गई। साफ पता चल रहा था कि इंस्पेक्टर बाजवा और उसके साथियों की किसी से मुठभेड़ हो गई है। गालिब इम्कान यही था कि मुखालिफ फरीक वाले मोहम्मद है, वो करवो जवार के इलाके में सबसे धड़ल्लेदार शख्स था। 4-5 मुसल्लह करिंदे हर वक्त उसके साथ रहते थे। पुलिस पार्टी को शुरू से यकीन था कि वो इतनी आसानी से गिरफ्तारी पेश नहीं करेगा। यही वजह थी कि छापा मार पार्टी पूरी तैयारी से आई थी। एसपी का इशारा पाते ही हम कार की तरफ दौड़े। ड्राइवर पहले से गाड़ी में मौजूद था। यूटर्न लेकर कार कमान से निकले तीर की तरह कस्बे के बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ी। कस्बे की गलियों में लोगों के चेहरों पर हरास नजर आ रहा था। ये तो वो अलल सुबह ही जान चुके थे कि कस्बे में पुलिस मौजूद है और वो चोर सिपाही वाली दौड़ भी देख रहे थे। जूं ही हमारी कार कस्बे से बाहर निकले, दूसरी पुलिस कार नजर आ गई। एक तंग रास्ते पर मोड़ काटते हुए वो जोहड़ में घुस गई थी। बाएं तरफ के दोनों पहिए कीचड़ में फंसे हुए थे और ड्राइवर बाहर निकलने के लिए जितना जोर लगा रहा था, गाड़ी घूम घूम कर इतनी ही फंसी जा रही थी। हम करीब पहुंचे तो पहियों के उड़ाए हुए कीचड़ थे। हमारी कार की विंड स्क्रीन भी लिथड़ गई। कुछ गिलकारियां एसपी साहब और ड्राइवर के कपड़ों पर भी हुई। इंस्पेक्टर बाजवा बनाया हुआ गाड़ी से बाहर निकला। उसने दायां कंधा बाएं हाथ से थाम रखा था और उंगलियों से खून के कतरे टपक रहे थे। उसे गोली लगी थी। वो चिल्लाकर एसपी बरकत से बोला, चौधरी साहब पीछा करें, वो जा रहा है। उसने उंगली से कीकर और टाली के घने दरख्तों की तरफ इशारा किया। वहां अभी तक किसी गाड़ी की उड़ती हुई धूल मुलक थी। एसपी के इशारे पर ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। टोयोटा करोना चावल के कटे हुए खेत में 2-2 फुट उछल थी, दरख्तों की तरफ लपकी। यूं ही हम नीम पुख्ता रास्ते पर पहुंचे। आगे जाने वाली गाड़ी की झलक नजर आ गई। ये 2 बरस पुराने मॉडल की पजारो थी। अपने अक में धूल के मरगोले छोड़ती वो बर्क रफ्तारी से नहर की तरफ जा रही थी। अब उस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके भागने वाला मालिक मोहम्मद ही है। नीले रंग की ये पिजारो उसकी मलकियत थी। पिजारो की झलक देखकर एसपी साहब के जोशो खरोश में जबरदस्त इजाफा हो गया था। हमने राइफलें सूंघ ली। रास्ता हमवार था, लिहाजा जीप को कार पर बर्तरी हासिल थी। यूं भी हमें गर्दो गुबार की वजह से दुश्वारी पेश आ रही थी। कोशिश के बावजूद हमारा ड्राइवर जीप से दरमियानी फासला कम नहीं कर पा रहा था। यह फासला तकरीबन 200 मीटर था और इतनी दूरी से जीप पर फायरिंग करना लाहासिल था। तकरीबन 3 मील आगे आकर जीप अचानक जाविया कायम पर घूम गई। ये एक नीम पुख्ता रास्ता था जो कच्चे रास्ते को कता करता हुआ नहर के पुल तक पहुंचता था। हमारी कार हचकोले खाती उस नीम पुख्ता रास्ते पर पहुंची तो जीप एक बार फिर नजर आने लगी। उस दफा मुझे जीप की नंबर प्लेट भी साफ नजर आ रही थी। उसके साथ ही यह एहसास भी हुआ कि जीप से हमारा फासला इतना नहीं जितना होना चाहिए। गालबन हमारी नजर से ओझल होकर जीप चंद लम्हों के लिए ठहर गई थी या आहिस्ता हुई थी। मेरे ख्याल में एसपी समेत अमले के किसी फर्द ने यह बात नोट नहीं की। एसपी साहब को सिर्फ ये मुसर्रत थी कि दरमियानी फासला कम हो गया है। नीम पुख्ता रास्ते पर आते ही जीप की बर्तरी खत्म होगी। पुलिस कार ने तेजी से फराटे भरे और आनन फानन जीप को चा लिया। कार को नजदीक पहुंचते देखकर जीप से राइफल का फायर होने लगा। हमने भी जवाबन टायर ब्रस्ट करने की कोशिश की। चलती गाड़ियों में ऐसी कोशिश आजो नाजर ही कामयाब हो जाती है। यहाँ भी सूरत हाल यही रही। ताम कुछ आगे जाकर पजारो एक खड़े में उछलने के बाद एक दरख्त से टकराई और घूमती हुई झाड़ियों में घुस गई। उससे पहले कि जीप के दरवाजे खुलते और अंदर मौजूद अफराद फरार होने की कोशिश करते, हम सर पर पहुंच गए। जब पजारो का अगला दरवाजा खुला और ड्राइवर ने निकल भागने के लिए अपनी टांग बाहर निकाली, मेरी गोली उसके सर पर से सनसनाती हुई गुजर गई। उसे घबराकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान एक हेड कांस्टेबल की गोली ने जीप का पिछला शीशा चिकनाचूर कर दिया। हम भागते हुए मौके पर पहुंचे और अंदर मौजूद अफराद को ललकार कर बेबस कर दिया। ये कुल 4 अफराद थे। उनमें से ड्राइवर खासा जख्मी हुआ था। उसकी पेशानी से खून उबल उबल कर सफेद कमीज को दागदार कर रहा था। ड्राइवर की तरफ बाकी 3 अफराद भी छठे हुए बदमाश नजर आते थे। उनमें से 2 के पास रिवाल्वर और एक के पास MG राइफल थी। अगर वो हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते तो हमें काफी देर पजारों से दूर रख सकते थे, मगर पजारों के टकरा जाने से वो यूं घबरा गए थे कि निकल भागने के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सके थे। उन अफराद को देखकर एसपी बरकत का चेहरा मायूसी की आमाजगाह बन गया और मुझे ये जानने में जरा भी दुश्वारी नहीं हुई कि मालिक मोहम्मद उन 4 अफराद में मौजूद नहीं है।
हेड कांस्टेबल नजीर और अमानुल्लाह ने आगे बढ़कर मुलजिमों के हथियार ले लिए। एसपी बरकत ने अपने 38 बोर रिवाल्वर की नाल एक फरबा शख्स की गर्दन में धंसाते हुए पूछा, कहाँ है वो तुम्हारा बाप मालिक मोहम्मद? वो हमारे साथ नहीं था। फरबा शख्स ने अपने हाथ के जख्मी पंजे को सहलाते हुए कहा, तुमने पुलिस पार्टी पर फायरिंग क्यों की? अगर वो वाकई पुलिस वाले थे तो हमें बहुत अफसोस हुआ है। उनमें से सिर्फ एक ने वर्दी पहन रखी थी और हमारा ख्याल था कि उसने बहरूप भरा हुआ है। उससे पहले भी एक दफा हमारे साथ ऐसा हो चुका है। जेली पुलिस वालों ने हमारी जीप रोककर एक बंदे को पकड़ लिया था। एसपी बरकत ने अपने मखसूस थानेदाराना लहजे में कहा, असली नकली की पहचान तो अब बड़े घर में होगी, तुम्हें अच्छी तरह याद करवाया जाएगा। वैसे इस वक्त तुम कहाँ से आ रहे हो? फैसलाबाद से। वहां एक दोस्त की शादी थी। गाड़ी में 2 हथकड़ियां मौजूद थीं। उनकी मदद से 4 मुलजिमों के हाथ जकड़ दिए गए। उसके बाद जीप की तलाशी ली गई। निशिस्तों के नीचे से शराब की एक बोतल और कुछ गोलियां बरामद हुई। जीप का इंजन ठुस हो चुका था। गाड़ी के कागजात एसपी बरकत ने कब्जे में ले लिए थे। अब एसपी को वापस कस्बे में पहुंचने की जल्दी थी। असल मुलजिम हाथ नहीं आया था और उसके हाथ आने तक ये छापा कतई नाकाम था। 4 मुलजिमों को पुलिस कार में ठोस दिया गया। कार में जगह न होने के सबब मुझे और हेड कांस्टेबल नजीर को पैदल मार्च का हुक्म हुआ। कार धूल उड़ाती कस्बों की तरफ रवाना हो गई तो हेड कांस्टेबल नजीर ने एसपी बरकत को गायबाना सुनाकर बुरा भला शुरू कर दिया। वो अपने अफसर आला से खासा नाखुश दिखाई देता था। उसने अपने तमाम तर जज्बात को एक फिक्रे में समेटते हुए कहा कि एसपी बरकत के नीचे काम करने से बेहतर है आदमी किसी रोड रोलर के नीचे आकर काम तमाम करा ले। वजनी राइफलें और एमुनेशन उठाकर अब हमें तकरीबन 4 मील पैदल मार्च करना था। हेड कांस्टेबल नजीर को थोड़ी बहुत मैकेनिकी जानने का दावा था। कहने लगा, क्यों ना जीप स्टार्ट करने की कोशिश की जाए। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? मैंने कहा, करके देख लो। वो बुनेट उठाकर मुख्तलिफ पुर्जों से छेड़छाड़ करने लगा। मेरे जहन में बार बार 2 फरलांग पीछे का वो मोड़ घूम रहा था जहां पहुंचकर जीप की रफ्तार अचानक कम हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मालिक मोहम्मद जीप में मौजूद हो और उसे वहां उतार दिया गया हो। लम्हा बलम्हा ये शुबा मेरे अंदर तकवीयत पकड़ रहा था। मैंने नजीर को जीप से उलझे छोड़ा और खुद धीमे कदमों से उस अंधे मोड़ की तरफ चल दिया। राइफल बस दस्तूर मेरे कंधे से झूल रही थी। ये सारा इलाका सरकंडों और झाड़ियों से अटा हुआ था। आबाद जमीन दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जिस मोड़ पर जीप की रफ्तार धीमी हुई थी वहां खासे ऊंचे सरकंडे थे। मैं मोहतात नजरों से दाएं बाएं देख रहा था। अचानक मेरी नजर एक चीज पर जम कर रह गई। यह सिगरेट का एक पैकेट था। गिरने से पैकेट का मुंह खुल गया था और उसमें से सिगरेट झांक रहे थे। अंदाजा होता था कि यह पैकेट किसी की जेब से गिरा है। यकायक मेरे रग पट्टे अकड़ गए थे। 4 बरस पहले का उस्ताद जहानी पूरी तवादाई से मेरे अंदर बेदार हो चुका था। मेरी छठी हिस्स ने वाशगा फैलान किया कि इतराफ के सरकंडों में कोई मौजूद है। मैंने राइफल कंधे से उतारी, सेफ्टी केट छटाया और दबे कदमों सरकंडों में दाखिल हो गया। जीप को दरख्त से टकराए अभी 15 मिनट से जायद नहीं हुए थे। अगर चलती जीप से वाकई कोई उतरा था तो ऐन मुमकिन था वो अभी उन्हीं सरकंडों में हो। ज़हन में उठने वाले सवाल का जवाब कभी कभी बंदे को इतनी सराहत से मिलता है कि वह हैरान रह जाता है। मैंने भी सरकंडों में चंद कदम उठाए ही थे कि जोरदार धमाका हुआ और गोली मेरे कंधे को छूती हुई गुजर गई। तकदीर ने मेरा साथ दिया था। उससे पहले कि दूसरा फायर होता मैंने छलांग लगाई और तेज धार सरकंडों को तोड़ता हुआ 8-10 फुट बाएं जानब गिरा। छलांग लगाते हुए मुझे एक शख्स का कंधा नजर आया। उसने ब्राउन स्वेटर पहन रखा था। दूसरा फायर खाली चाहते ही मैं अपनी जगह से उठा और पूरी ताकत से उस ब्राउन स्वेटर की तरफ पड़ा। इस मरतबा ब्राउन स्वेटर की झलक मुझे 10-12 गज दूर नसीब में दिखाई थी। मुझ पर फायर करने वाला राहिब फरार इख्तियार कर रहा था। रुक जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा और भागते भागते एक हवाई फायर कर दिया। सरखंडे मेरे चारों तरफ शोर मचा रहे थे। जमीन नाहमवार थी। भागते भागते हम दोनों में से कोई भी गिर सकता था। अचानक मुझे टच की मखसूस आवाज आई। मेरे आगे भागने वाले का रिवाल्वर खाली हो चुका था। यह बड़ी तसल्ली बख्श सूरत हाल थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज की और तकरीबन 100 मीटर भागने के बाद उसे चा लिया। हम दोनों ऊपर नीचे एक जोहड़ के यक बस्ता पानी में गिरे। मैंने ब्राउन स्वेटर वाले का चेहरा देखा। बिलाशुबा वो मालिक मोहम्मद था। उसके चेहरे पर कनपट्टी के करीब एक पुराना जख्म था। जबड़े चौड़े और भुवें घनी थी। उसने छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी। जोहड़ में गिरते ही उसने पलट कर मुझ पर हमला किया। रिवाल्वर का हाथ मेरी ठोड़ी पर लगा और दिमाग झंझना कर रह गया। मैंने संभाला लेकर राइफल की जची तुली जरब उसकी कनपट्टी पर रसीद की। कोई आम शख्स होता तो कटे दरख्त की तरह पानी में गिर जाता, लेकिन वो खासा सख्त जान था। जरा सा लड़खड़ा कर झुका और सर की जोरदार टक्कर मेरी नाफ पर मारना चाहिए। उसके झुकते ही मैं उसकी नीयत पहचान गया था। एक कदम पीछे हटकर मैंने खुद को पोजीशन में लिया और घुटने की तबाहकुन जरब उसके झुके हुए चेहरे पर रसीद की। वो करा कर पानी में गिरा। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि उसका वार खाली क्या है। पानी में गिरते ही उसने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन इस दफा कदमों के नीचे ठोस जमीन के बजाय जोहड़ की कीचड़ थी। मैंने एक जस्त के साथ उसे फिर दबोच लिया।
उसके नाक मुंह से खून छूट रहा था और मुजाहमत खत्म होकर रह गई थी। मैं उसे गिरबान से खींचता हुआ जोहर से बाहर ले आया। रिवाल्वर उसके हाथ से गिर चुका था और पूरा जिस्म जोहर के गदले पानी में शराबूर था। जोहर से बाहर आकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो पूरी तरह लंगड़ा रहा है। जैसा कि बाद में पता चला कि उसने चलती जीप से छलांग लगाई थी। उस कोशिश में उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया था। अचानक सामने दरख्तों में ससराहट सुनाई दी और एक शख्स ओट से निकलकर सामने आ गया। यह दराज गेसुओं और खस्ता लिबास वाला एक मलंग नमा शख्स था। साफ जाहिर था कि फायरिंग की आवाज उसे यहाँ खींच लाई है। वो उलझी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। क्या बात है? मैंने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, उसने सहम कर कहा। उसके साथ ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा। ठहरो, एक नया ख्याल मेरे जहन में आया। वो जाते जाते रुक गया। कहाँ रहते हो? मैंने पूछा। पास ही, उसने एक जानब हाथ से इशारा किया। चलो अपना डेरा दिखाओ, मैंने तो हमकाना लहजे में कहा। मेरा हुलिया और राइफल वगैरह देख मलंग को गालबन अंदाजा हो चुका था कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है। वो बिला चूं चुरा मेरे साथ चल दिया। तकरीबन एक फरलांग आगे भंग के बहुत से पौधों के दरमियान एक कच्चा कोठा नजर आ रहा था। बिल्कुल सुनसान जगह थी। कोठे के अंदर खजूर की चटाई बिछी थी। एक जस्ती ट्रंक, भंग घोटने का सामान और चंद टूटे हुए बर्तन पड़े थे। उस कुटिया की कुल मता थे। मलंग खुद भी एक बेदर्द सा शख्स नजर आता था। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है और मैं गिरफ्तार शुदा मुलजिम से पूछताछ के लिए उसकी कुटिया इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मामूली तजब्जब के बाद वो राजी हो गया। मैंने उसे हदायत की कि कुटिया से दूर नहीं जाएगा। धूप एकदम वहीं गायब हो गई थी। ठंडी हवा तो सुबह से चल रही थी। अब उसकी खनकी में कुछ और इजाफा हो गया था। भीगे कपड़ों की वजह से हमें कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। मैंने करीब रखी अंगीठी सुलगती राख खरीदी और उसमें कुछ खुश्क लकड़ियां रखी। फिर कमीज सुता कर जोड़कर एक तरफ डाल दी। मेरे बात शुरू करने से पहले ही मालिक मोहम्मद बोल पड़ा। मेरा ख्याल है तुम ASI या SI हो। मैंने उसके ख्याल की तरदीद जरूरी नहीं समझी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो मुझे पुलिस वाला तस्लीम कर रहा था। मैंने उसके सवाल का जवाब इस बात में देते हुए कहा, हाँ ASI हूँ। वो बोला, शादीशुदा हो? मैंने इकरार में सर हिलाया। मालिक मोहम्मद के लहजे में खुद एतमादी थी। लगता था वो मुलाजमत के लिए आने वाले किसी नौजवान का इंटरव्यू ले रहा है। हकीकत मेरे रवैये ने उसे शुबे में डाल दिया था। मैं उसे पकड़कर मलंग की कुटिया में ले आया था और वो खुश फहमी में मुब्तला हो गया था कि मैं मुक्का करने के चक्कर में हूँ। उसने कहा, देखो मैं तुम्हें मुनासिब रकम दे सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मेरे पास 1.5-2 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी जेब में 1.5-2 लाख भी होते तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं रिश्वत देने वाले और लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। वो चौंक गया। लगता है पुलिस लाइन में नए आए हो। मेरा एक भतीजा भी ASI भर्ती हुआ था। 2 साल तक उसने ना रिश्वत खाई और ना कोई नाजायज काम किया। उसे 3 दफा लाइन हाजिर होना पड़ा और 1 दफा नौकरी जाते जाते बची। अब वो 1 साल में DSP के ओहदे तक पहुंच गया है। एक कोठी शेखुपुरा में बना रखी है, दूसरी साले के नाम से लाहौर में बना रहा है। खुद ऐश करता है और दूसरों को भी ऐश करवाता है। ये महकमा नमक की कान है। इसमें जो दाखिल होता है उसे नमक होना पड़ता है। मैंने सवाल लेचे में कहा, मालिक मोहम्मद तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ रिश्वत की वसूली के लिए नहीं, पूछताछ के लिए लाया हूँ। वो गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अगले 4-5 मिनट में उसे उस गैर यकीनी कैफियत से साफ निकाल लिया। वो ये अनोखी हकीकत तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि मैं एक ईमानदार एहलकार हूँ और उसे सिर्फ पूछताछ करना चाहता हूँ। उसके साथ ही वो बहुत संजीदा भी नजर आने लगा। एक गहरी सांस लेकर बोला, ASI एहसान, मैं जानता हूँ बरकत मुझे क्यों गिरफ्तार करना चाहता है। इमाम मस्जिद हनीफ वाले केस का तो सिर्फ बहाना है, असल मामला कुछ और है। बरकत जानता है कि मेरा ताल्लुक कादर जुमान से रहा है और कादर जुमान पर एक खास किस्म का शक किया जा रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मालिक मोहम्मद तुम खुलकर बात कर सकते हो। अगर तुम्हारा इशारा शंकर शिकरा की तरफ है तो मैं उसके बारे में सभी कुछ जानता हूँ। मालिक मोहम्मद ने कदरे हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि एक ASI रंग का बंदा शंकर के बारे में सब कुछ जानने का दावा करेगा। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम ठीक समझ रहे हो, मैं शंकर शिकरा की ही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, यानी तुम खुद भी तस्लीम कर रहे हो कि शंकर के बारे में तुमसे अहम मालूमात हासिल की जा सकती है। मुझे इससे इनकार नहीं, मालिक मोहम्मद ने कहा, बल्कि मैं समझता हूँ अगर शंकर के बारे में कोई पुलिस को दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकता है तो वो मैं ही हूँ। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, जैसे बात करते करते अचानक कोई नया ख्याल उसके जहन में आया हो। उसने सिगरेट निकालने के लिए कमीज की जेब टटोली। सिगरेट वहां नहीं थे, होते भी तो मालिक मोहम्मद की तरह शराबूर हो चुके थे। मैंने अपनी चर्मी जैकेट की जेब से उसका गुमशुदा पैकेट निकालकर सामने रख दिया। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये तुम्हारा ही पैकेट है, रास्ते में मिला था। मैंने उसकी हैरत दूर की। सिगरेट सुलगाकर उसने चंद तवील कश लिए, फिर दोस्ताना लहजे में बोला, अच्छा भाई ASI, मुझसे एक सौदा करो। मैं तुम्हें शंकर के बारे में वो सब कुछ बता देता हूँ जो मुझे मालूम है और तुम मुझे गिरफ्तार किए बगैर वापस चले जाओ। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तुम इस वक्त सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं हो। शंकर के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना ही है। यहाँ नहीं तो थाने पहुंचकर बता दोगे, लेकिन वहां पहुंचकर बताया तो तुम्हें क्या हासिल होगा? सब कुछ SP बरकत के खाते में लिखा जाएगा। इस कहानी में तुम्हारा नाम तक नहीं होगा। देखो तुम जवान साल हो,
तुम्हें तरक्की और नेक नामी की जरूरत है। तरक्की और नेक नामी यूं ही प्लेट में रखी नहीं मिल जाती, इसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। फाइलों में अपनी कारकर्दगी दर्ज करवाना होती है। तुम रिश्वत नहीं लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी जान खतरे में डालकर मुझे गिरफ्तार करने का कुछ सिला तो तुम्हें मिलना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसी इतला दे जाऊंगा कि तुम मामूली कोशिश के साथ शंकर तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा शंकर तक पहुंचना, उसे पकड़ लेना कोई ऐसा कारनामा नहीं होगा कि उसे छुपाया जा सके, और अगर तुमने ये कारनामा अंजाम दे दिया तो कोई वजह नहीं कि एक ही जस्त में तुम इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच जाओ। शिकार खुद दाम की तरफ आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर सोच के आसार पैदा कर लिए। लोहा गर्म देखकर मालिक मोहम्मद ने एक और जरब लगाई, और देखो इसमें किसी तरह की बदयांती भी नहीं है। मेरी गिरफ्तारी का मकसद उसके सिवा और कुछ है ही नहीं कि पुलिस मुझसे शंकर के बारे में पूछना चाहती है, और जब तुम ये सब कुछ मालूम कर लोगे तो फिर मुझे छोड़ने में ना कोई हर्ज होगा और ना यह बदयांती कहलाएगी। राइफल बददस्तूर मेरी गोद में थी और मैं आलती पालती मारे मालिक मोहम्मद से कोई 5 फुट दूर बैठा था। हाथ बढ़ाकर मैंने 3 कैसल के पैकेट में से एक सिगरेट उठाया और होठों से लगाकर बोला, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तुम जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की नहीं हाँकोगे और मैं वाकई सही मालूमात हासिल करूंगा। मालिक मोहम्मद के चेहरे पर अजीब से संजीदगी होकर आई। उसने कहा, तुम्हारा सवाल अपनी जगह दुरुस्त है। मैं जो कुछ बताऊंगा उसकी तस्दीक करने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन कभी कभी बंदे को बगैर तस्दीक के भी यकीन करना पड़ता है, और हम अक्सर करते भी हैं। फिर एक खास बात और भी है जिसका तुम्हें पता नहीं। मैं खुद भी तुम्हें शंकर के बारे में बताना चाहता हूँ। मुमकिन है पुलिस मुझ तक ना पहुंचती तो मैं खुद किसी जरिए से ये सारी मालूमात पुलिस तक पहुंचा देता। मैंने कहा, तुम अपनी बातों से ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें शंकर से कोई गुजन पहुंची है और उसका बदला तुम उसके खिलाफ इतला देकर चुकाना चाहते हो। नहीं, मुझे शंकर से कोई गुजन नहीं पहुंचा और ना ही मैंने कभी उसकी सूरत देखी है। फिर ये क्यों खतरा मोल ले रहे हो? मालिक मोहम्मद ने एक तवील सांस ली। सबसे पहले तो तुम लोग अपनी ये गलतफहमी दूर करो कि कादर जुबान साहब तुम्हें शंकर के बारे में कोई अहम सुराग दे सकते हैं। मेरी तरह वो भी शंकर के बारे में बहुत कम जानते हैं। अभी तक शायद एक दफा उनकी मुलाकात हुई है शंकर से। शंकर के बारे में जो शख्स पुलिस के लिए मुफीद साबित हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ईसा जान है। बॉर्डर पार से आने वाले लोगों के साथ ईसा जान के बड़े पुराने राब्ते हैं। खास तौर पर पिछले चंद साल से उसका डेरा भारतीय बदमाशों का गढ़ बना हुआ है। मैंने कहा, यह नाम मैंने सुना हुआ तो है लेकिन अब कुछ याद नहीं पड़ रहा। ये वही ईसा जान तो नहीं जो पिंडी से 3 एयर होस्टों को अगवा करके कबायली इलाके में ले गया था? मालिक मोहम्मद ने इस बात में सर हिलाया। ये वही है। खूबसूरत औरत की भूख उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। इस बात को मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा? मैं खुद उस बोल हवस का ठसा हुआ हूं। मैं कुछ समझा नहीं। अचानक मालिक मोहम्मद की बड़ी बड़ी ड्राउनी आंखों में नमी सी तैर की। अपनी भारी भरकम मूंछों और सख्त गिर चेहरे के साथ यूं अश्कबार होता हुआ वो मुझे अजीब सा लगा, जैसे कोई पहलवान नजाकत से उई अल्लाह कहकर कमर पर हाथ रख ले। मैंने नजर भर कर मालिक मोहम्मद को देखा। उसकी चौड़ी पेशानी पर एक मध्यम सा मेहराब नजर आ रहा था। यूं लगता था वो उन दिनों नमाज वगैरह पढ़ रहा है। उसकी बोल चाल में भी उसके खदोखाल के बरक से एक तरह की नरमी और लचक पाई जाती थी। गालबन उसके मुलाजमीन ने ठीक ही कहा था कि मालिक मोहम्मद अंदर से बहुत बदला हुआ महसूस होता है। वो बेहद संजीदा आवाज में कोया हुआ, तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये मुहावरा मुझ पर सादक आता है। मैंने एक छोटी मछली को खाया था, मुझसे बड़ी मछली ने मुझे निकल लिया है। जी चाहता है अब तुम्हें बताने लगा हूं तो कुछ भी ना छुपाऊं। तुम जानना चाहोगे कि वो छोटी मछली कौन थी जिसे मैंने निकला था? वो नबीला थी। लाहौर में रहती थी, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी और एक नन्हे बच्चे की माँ थी। उसकी शादी 16वें साल ही में हो गई थी। बहुत खूबसूरत थी ना, और खूबसूरत औरत ज्यादा देर अकेली नहीं रह सकती। अकेली रहे तो क़यामत बर्पा हो जाती है। इसलिए समझदार वालिदैन अपने खूबसूरत बेटी को फौरन किसी कदरदान के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो अपनी खूबसूरती अपने बच्चों में बांटना शुरू कर दे। 19 साल की उम्र में नबीला 2 साला बच्चे की माँ थी। उसका खावंद मुश्ताक मोहम्मद एक बैंक में मुलाजिम था। खूब गोरा चिट्टा बादामी आंखों वाला था। नौकरी थी, छोकरी थी और बच्चा भी। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत ख्याल करता था, लेकिन बदकिस्मती उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अपनी कपकपी कम करने के लिए मालिक मोहम्मद ने अपना भीगा हुआ ब्राउन स्वेटर उतार फेंका और अंगीठी के कुछ और करीब खिसकाया। मैंने चंद मजीद टहनियां अंगीठी में झोंक दी। वो सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला, ये कोई 5-6 साल पहले की बात है। इन दिनों खून में बड़ा जोश था। मेरा एक साथी सोना डकेट था, गुजरांवाला का रहने वाला था। आले दुआले में उसकी भी बड़ी दहेज थी। हम दोनों ने मिलकर पुलिस बेचारी को आके लगा रखा था। एक ईद के मौका पर मैंने अपने साथियों के साथ एक फ्लाइंग कोच पर डाका डाला। उस कोच में नबीला भी अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उसका लश्कारे मारता हुस्न मुझ पर कयामत ढा गया। वो जो लोग पहली नजर वाली बात कहते हैं, शायद वही हो गई थी। मैंने डकैती की उस वारदात में अगवा का जुर्म भी शामिल कर लिया और नबीला को जबरदस्ती अपने साथ ले गया।
अपने शहर और अपने वाली वारसों से बहुत दूर सरहद की एक आज़ाद एजेंसी के एक छोटे से डेरे पर नबीला मेरे बिस्तर की सजावट बन गई। मैंने सारी दुनिया से उसका नाता तोड़कर उसे सिर्फ अपने लिए खास कर लिया, यहाँ तक कि वो मेरे एक बच्चे की माँ बन गई। 2 साल बाद जब उसने मेरे दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया तो मैं समझ गया कि अब मेरा पलड़ा पहले खामद पर भारी हो चुका है। अब मैं उसके 2 बच्चों का बाप हूँ और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वाकई यही हुआ। वापस शेखुपुरा आकर भी वो बड़ी खामोशी से मेरे घर में आबाद रही। पहले बच्चे का गम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दफन हो चुका था। अब दूसरे बच्चे उसकी निगाह का मरकज बन गए थे। घर गृहस्थी का चक्कर था। मैंने ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी भी और तरीके से जिंदगी भर हासिल न कर सकता। यहाँ तक कि नबीला की मोहब्बत भी मुझे हासिल हो चुकी थी। यकीन करो वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी सारी बुराइयों के साथ उसने मुझे कबूल कर लिया था। जैसे वो मेरी जरूरत थी मैं भी उसकी जरूरत बन चुका था। साथ निभाने के लिए कुछ मैंने अपने आप को बदला था, कुछ वो खुद बदल चुकी थी। दूसरे लफ्जों में छोटी मछली मेरे पेट में हजम हो चुकी थी।